हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वुमन मन में सोच रहा होता है कि ये कारण कि आखिर मारा इतनी पैसिव बन चुकी है और कुछ बात नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिताजी ने उसको मर्डर आर्ट सिखाया था। और जो वुमन सोच रहा था वो बात करेक्ट थी एक तरह से, क्योंकि मारा के पिताजी ने कभी भी उसको अपनी आज़ादी से एक्ट करने का अलाउ ही नहीं किया। और उसने ये पक्का किया था कि वो बस उसी की इच्छा से काम करे। और मारा का जो सबसे पहला जो किसी का खून करने का, कत्ल करने का मिशन था वो तब था जब वो बस 12 साल की भी नहीं हुई थी। और उसकी उम्र में जो उसकी एबिलिटीज थी वो एक फर्स्ट रैंक के असेसन जितनी हो चुकी थी, बराबरी की। और जब वो 16 साल की हुई तो वो एक स्पेशल रैंक वाली असेसन बन गई, जो कि बस पूरे इनविंसिबल असेसन ट्रूप के जितने भी लोग थे उनमें से बस 4 ही लोग इस रैंक तक आ चुके थे। और वुमन कहता ठीक है चलो फाइनली। और आखिर तुम ये स्लेव मार्केट में कैसे आ गई थी उस जगह पर? और आगे वो जितने भी तुम्हारे इनविजिबल असेसन का जो ग्रुप था उसका क्या हो गया? मारा कहते कि मेरे सिवाय जो तीनों लोग थे स्पेशल रैंक वाले कातिल, वो सभी मिशन पर गए और फेल हो गए। और बाद में कुछ दिनों बाद में जिस औरत ने हमें हायर किया था और वो कुछ तलवारबाजों के साथ में आई और हमारे पूरे इनविजिबल असेसन के ग्रुप को खत्म कर दिया। वुमन कहता आखिर वो औरत कौन थी? मारा कहती मुझे नहीं पता। वुमन कहता आखिर वो कैसी दिखती थी? मारा कहती कि मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं उसको देख लूंगी तो मैं बता सकती हूँ। और वुमन तभी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन पीछे से वो टकला बंदा आता है, कहता मास्टर मास्टर। वुमन कहता क्या? वो टकला बंदा कहता है कि हमें बस अभी अभी एक मैसेज मिला है कि आपको वहां पर नोबल की जो मीटिंग है उसके अंदर बुलाया जा रहा है। और वुमन मन में सोचता है कि मुझे एक नोबल की मीटिंग में बुलाया जा रहा है, और अभी लगता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज होने वाली है यार। और तभी वुमन कहता ठीक है तुम जाओ, और वो बंदा कहता है ठीक है। और आगे वुमन कहता कि तुम्हें खाना खाना चाहिए जब तुम्हें भूख लगे, और अगर तुम अपने रूम में अकेले रहोगे तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो कभी कभी बाहर भी आना चाहिए। मारा कहती बोर, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वुमन कहता कि अगर मैं अभी जाऊंगा तो तुम्हारे पास में और कोई बात करने वाला नहीं रहेगा, नहीं, और ना ही कुछ काम रहेगा करने के लिए, तो वो बोरिंग रहेगा। मारा कहती मैं समझी नहीं। और वुमन कहता वेल चलो तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, और मैं अभी जाने वाला हूं तो ये आराम से, और अगर तुम्हें नींद आए तो सो जाना। और इसी के साथ में मारा कहती ठीक है। आगे हम आयरन ब्लेड हाउस का एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फैमिली हेड होता है वो बोलता है कि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग नोबल हाउस जो कि नेमगोंग है और उनके साथ में मिलकर कुछ लोगों को भेजने वाले हैं, और जितने भी वो सील माउंटेन सेक्ट है उनको खत्म करने वाले हैं, और जितने भी 3 इविल है और साथ ही में स्कारलेट स्मोक क्लैन और जो लोग अभी बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे। और इसी के साथ में ऑर्डर को फॉलो करते हुए जिन लोगों को भेजा जाएगा वो है सबसे पहले मैं इनविंसिबल व्हाइट लोटस जो ग्रुप है उसके और लोग, और साथ ही में अलग अलग वो 3-4 ग्रुप के नाम बताता जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते। और इसमें अलग अलग हमें बताया जाता है जो मिलिट्री ट्रूप्स है अभी आयरन ब्लेड हाउस में, उसके अंदर प्राइवेट मिलिट्री भी है जो कि अलग अलग बड़े बड़े लोग मेंटेन करते हैं। और इसमें टोटल 4 तरह की मिलिट्री थी। सबसे पहले थी कि जो एक आयरन ब्लेड हाउस के जो डायरेक्ट कमांड के अंदर आते थे वो थे इनविंसिबल व्हाइट लोटस ग्रुप, और जो सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री ग्रुप था। और जबकि आयरन ब्लेड के बैटेलियन वाले जो, और साथ ही में जो 100 स्क्रिप्चर क्रेन और ऐसे और लोग थे, और कुछ लोग जो थे चौथे जो ग्रीन वाले वो अलग अलग नोबल वॉरियर के बने हुए थे, और साथ ही में सेम ब्लड लाइन वाली। और आखिर में जो था आयरन ब्लेड क्राइन बैटेलियन, और वो नोबल फैमिली के अलग अलग लोगों के थे, लेकिन उसकी पोजीशन एकदम नीचे थी। और जिस तरह से जो इस स्केल में जैसे जैसे ऊपर नंबर जाते थे उनके नंबर लोगों के कम होते जाते थे एक एक ग्रुप में। और जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप था उसमें बस 200 ही लोग थे, और सबसे नीचे वाले में 600। और वो जो लीडर होता है वो कहता चलो, और वो 2 ग्रुप के नाम बताता है, वो कहता कि साथ ही में 10 स्वॉर्ड को निपटाने के लिए वो ग्रुप जाएगा, और अभी उनको साथ में जाकर वहां पर स्कारलेट स्मोक क्लैन से भी निपटना चाहिए। और हमें बताया जाता कि जो 10 तलवार और उसके अंदर 10 मेंबर थे जिनको कि मार्शल आर्ट के राइजिंग स्टार कहा जाता था, और वो लोग यहाँ पर आयरन ब्लेड हाउस के भविष्य कहे जाते थे। और सभी कुछ वहां पर जो एल्डर होते वो कहते हाँ, और जो जितने भी स्कारलेट स्मोक क्लैन के जो लोग जाने वाले उनके नंबर्स थोड़े कम है, नहीं। और साथ ही में जो हन वोन था जय रियोंग का बेटा, और वो जो कि 10 स्वॉर्ड में से एक है, उसको चोट लगी हुई है और वो हिल नहीं सकता, राइट। और तभी जो हेड होते वो कहते कि हाँ, और इसीलिए हमारे पास में एक प्रपोजल है, और भले ही हम लोगों ने अपने नोबल वॉरियर को भेज दिया, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास में एक वॉरियर है जो कि एकदम उसी 10 स्वॉर्ड के जैसे ही सेम ताकत वाला है। और वुमन कहता है 1 मिनट, और आगे वो हेड कहता है इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारा सेकंड कजन है संग वुमन, वो एकदम सही इंसान रहेगा इस स्कारलेट स्मोक क्लैन के लिए। और वुमन कहता मैं, हेड कहता है कि हाँ, और साथ ही में अपने सारे भतीजों को लेकर जाओ और स्कारलेट स्मोक क्लैन में मिलकर आओ। और इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि जो मुहुन था ये हेड, ये हमेशा जो वुमन की मम्मी थी उसके पीछे रहता था जब से वो बच्चे थे। और भले ही वो उसकी एक तरह की आंटी थी, मतलब कि उसके पिताजी की कजन, और ये थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता था, लेकिन वो उसके बड़ी बहन के उम्र जितनी ही थी, और इसीलिए वो लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो वो आंटी और भतीजे की रिलेशनशिप से थोड़े नजदीक हो सकते थे। और जो ये हेड था ये जिनजिन के ऊपर ज्यादा निर्भर रहने लगा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयालु थी उसकी खुद की बहनों से, जो कि वो उसको बहुत ज्यादा बुली करती थी।
और यही कारण था कि वो वुमन को भी बहुत ही ज्यादा दयालु तरीके से देखता था। और जितने भी क्लैन एल्डर थे वो लोग कुछ ज्यादा इसके बारे में मना नहीं कर रहे थे, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग वुमन की स्किल्स को मानते थे। लेकिन जो हेरियोंग और जूरियोंग थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा गुस्से में मना करने की कोशिश की थी, और वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे होते। और एक जो बुढ़ी एल्डर होती है वो बोल रहे होते कि ये तो अभी भी नया आया है और ये हमारे ट्रुप्स को ठीक से लीड नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। हेड कहता कि हाँ मुझे भी उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन जो हमारी बैक ये है यहाँ पर 10 स्वॉर्ड में से वो भी उसके साथ में जाएगी, और इसीलिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी दी जाएगी जो वुमन को दी रही। और आगे जो जेरियोंग होती है वो सोच रही होती है कि जो ये बैक ये है ये वहां पर उस इडियट मुंह मतलब कि हेड की बेटी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा समझदार वॉरियर है, राइट। और दूसरी जो जूरियोंग होती है वो मन में सोचते लेकिन अंत में वो बस एक औरत ही है, और इसीलिए वो चीफ की पोजीशन को नहीं पा पाएगी बाद में, और इसलिए वो मेरे बेटे के लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जूरियोंग कहते ठीक है तो फिर, और हेड कहता ठीक है चलो, और हमारे जो बैटेलियन है वो आज रात को ही निकल जाएंगे, और तब तक के लिए सभी लोगों को यहाँ पर साथ में आकर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। और वुमन भी एक गहरी सांस लेता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन कहीं पर जा रहा होता है और कहता चलो, और मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर वहाँ पर बोर होकर मर जाऊंगा यार, और मैंने रियलाइज नहीं किया था कि आखिर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में मना करना इतना मुश्किल हो सकता है। और जैसे कि मैं और भी ज्यादा अलग अलग मैटर्स में पार्टिसिपेट करूंगा आयरन ब्लेड हाउस के, तो मुझे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वुमन की मम्मी बोल रहे थे कि तुम एक बैटल में जाने वाले हो। वुमन कहता कि हाँ, और आगे वो कहता ठीक है चलो, और ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए तो अच्छा ही रहेगा और ऐसी चीजें, क्योंकि अगर तुम मोरिम की कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हो। वुमन के पिताजी कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मार्शल आर्ट में अच्छे से ट्रेन किए हुए, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। वुमन कहते हैं कि हाँ चिंता मत करना। और आगे वुमन बोल रहा था कि कुछ चीजें जो कि मुझे मारा के बारे में पता चली है, और वो सारी चीजें वो अपने मम्मी पापा को बता रहा होता है। और उसकी मम्मी बोलती क्या, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती आखिर वो कितनी ज्यादा बुरी जिंदगी जी है उसने, और वो अपनी मर्जी से भी कुछ एक्ट नहीं कर पाई, और इससे सुनकर ही मेरे दिल में दर्द हो रहा है। वुमन के पिताजी कहते हैं हे भगवान, और कितने बुरे थे। वुमन की मम्मी कहती कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर उसके कमरे में अकेला रहना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मारा को अपने साथ में लेकर जाओ हमेशा, और मुझे लगता है कि वो उस तरह से ज्यादा अच्छे से जी सकती है। वुमन कहता हाँ, और आप बोल रहे हो कि मुझे उसको, तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ, तो क्या तुम चाहते हो कि हम उसको रखें और तुम्हें उसके साथ में बात करना ही कभी कभी बस। वुमन कहता है ठीक है तो मैं ये ट्राई करूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन मारा के कमरे में जाता और कहता क्या तुमने खाना खा लिया। मारा कहती नहीं। वुमन कहता लेकिन तुम्हें भूख लग रही, राइट। मारा कहती कि हाँ। वुमन कहता मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना चाहिए, तो तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, और क्या तुम अभी किसी चीज के बारे में सोच रही हो। मारा कहती सोचना नहीं। और वुमन उसको देखता रह जाता और कहता चलो बाहर चलते, और तुम आज से मुझे फॉलो करने वाली हो। मारा कहती क्यों। वुमन कहता मारा, और क्या तुमने अभी खुद की इच्छा से कभी कुछ भी एक्ट किया क्योंकि बस तुम चाहती थी। तो मारा कहती कभी नहीं। वुमन कहता ना, और जब तुम सच में बहुत ज्यादा छोटी थी तुमने जरूर अपनी मर्जी से कुछ तो किया होगा, और तुम जरूर कुछ जानना चाहती होगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बदल दिया, अभी तुम जैसी हो वैसी। और मारा कहती अभी मैं जैसी हूँ वैसी मतलब। तो वुमन कहता कि तुम अपनी मर्जी से तब तक कुछ एक्ट नहीं करती हो जब तक तुम्हें कमांड न दी जाए, और इसका मतलब कि तुम बहुत ही ज्यादा पैसिव हो अभी इस पल पर, और इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई नॉर्मल इंसानी इमोशन नहीं है। मारा कहती तो वुमन कहता ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी अपनी मर्जी से खुद से कुछ सोचना चाहिए, और तुम्हें भी अलग अलग इमोशन को फील करना चाहिए, और अभी तुम जैसी हो तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है। मारा कहते ठीक नहीं मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और वुमन उसका हाथ पकड़ते कहता मैं अब से तुम्हें सिखाऊंगा, और इसलिए तुम मेरे साथ में चलो, और तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगी जब भी मैं कहीं पर भी जाऊंगा, समझी। मारा कहती जब भी जहीं पर। मारा कहती हमेशा, तो क्या मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। वुमन कहता कि हाँ, और मारा उसको देखते कहते ठीक है। और लेकिन उस पर वुमन को ये चीज पता नहीं थी, लेकिन उसके जो शब्द थे उसका एक काफी ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मारा पर, और उसको और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था उसके शब्दों का। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर कि सभी मर्द औरत सभी किसी को घूर रहे होते, और वुमन वहाँ पर मारा के साथ में बैठा होता है। वुमन मन में सोचता है यार, और लगता है कि हम लोग कहीं पे भी चले जाए लेकिन अटेंशन तो हमारी तरफ आएगी ही। और मारा को जैसे नहला वहला के एकदम मतलब साफ सुफ कर दिया होता है। मारा कहते कि मेरा पेट भर गया। तो वुमन कहता है कि चलो तो जाकर अभी हमारे वॉरियर गार्ड्स को ट्रेन करते हैं। मारा कहती ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कहीं पर जिन अनाथ लोगों को वुमन लेकर आया था वो ट्रेनिंग कर रहे होते। वुमन कहता ये बच्चे ये दिखने में काफी ताकतवर लगते हैं नहीं। मारा कहते कि हाँ ज्यादा ताकत। वुमन कहता है कि ऐसा, और आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपने शरीर में ची को महसूस कर सकते हो। तो बच्चा कहता है कि हाँ, और मुझे पिछली रात को वो थोड़ा समझ में आने लगा था और मुझे ची महसूस हुई। वुमन कहता ठीक है चलो, तो मैं तुम लोगों को अब ची कल्टीवेशन टेक्निक सिखा सकता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि वाह, और फाइनली हमें ची कल्टीवेशन सीखने को मिलेगा। दूसरा बंदा कहता उससे भी ज्यादा हम ये डायरेक्टली हमारे मास्टर से सीख सकते हैं। वुमन कहता चलो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, तो ये पक्का करना कि तुम इसको एकदम अच्छे से याद रखो। और हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन मंत्रों की भाषा में कुछ वो बोल रहा होता है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता है। और वैसे भी ये सीक्रेट फॉर्मूला है तो ऐसे सबको थोड़ी बताया जा सकता है, वरना तुम लोग भी कहीं कल्टीवेशन ना कर लो इसलिए। और आगे हम देखते हैं कि वुमन बोलता चलो आज के लिए इतना ही,
और जो लोग अभी ये देखकर सीख नहीं पाए तो वो लोग उनसे जो ऊपर वाले बड़े लोग हैं, मतलब कि जिनको ये आ गया, उनसे सीख लेना, समझे। और वो लोग कहते ठीक है। वुमन कहता आखिर ये कैसा था मारा। मारा कहती क्या। वुमन कहता जो ची कल्टीवेशन टेक्निक मैंने अभी भी दिखाई थी। मारा कहती फर्स्ट क्लास। और भले ही मारा वो एक बाहर से 17 साल की बच्ची दिखे, लेकिन इनविंसिबल असैसिन के जो वो ग्रुप था उसके अंदर वो एक स्पेशल रैंक की असैसिन थी, जो कि बस असली 4 ही मास्टर थे टोटल मिला के इसको। और इसके जैसे किसी इंसान मारा के द्वारा वुमन की जो टीचिंग थी उसको फर्स्ट क्लास बोलना, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उन गार्ड्स के लिए। और वुमन कहता तो आखिर जो तुमने ची कल्टीवेशन सीखा उसके सामने ये कैसा है कंपैरिजन में। तो मारा कहती कि ये मर्डर करने के लिए बेकार है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को एकदम ताकतवर बनाता है और ये ठीक ठाक है ऐसे मामलों में। और हम चाहे तो इसको एक बार के लिए इनविजिबल असेसन के वहाँ पर साथ में आर्ट के साथ में सीख सकते हैं। वुमन कहता सही ना, और इससे तुम्हारी भी मदद होगी मारा, और ये सुरक्षित है तो इसलिए तुमने जो आर्ट सीखे उसके साथ में इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी तुम्हारे शरीर में, तो इसीलिए पक्का करना कि तुम भी ये सीख लो। मारा कहती ठीक है, और इसी के साथ में वो भी बैठकर वही कल्टीवेशन करने लगती है। वुमन कहता क्या अभी। और तभी पीछे से एक टकला बंदा आता है, कहता एक्सक्यूज मी, और आखिर ये ची कल्टीवेशन टेक्निक को क्या बुलाया जाता है। वुमन कहता है कि इसको आर्ट ऑफ द डिवाइन एंड अर्थली ह्यूमन, और ये तुम बैठे हुए पोजीशन में करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और हाँ तुम हिलते डुलते भी ये कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स ये कम इफेक्टिव होगा अगर तुम बैठे नहीं रहोगे, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को महसूस करोगे जब तुम थोड़े बहुत हिलोगे तो। और वो लोग कहते हैं हम समझ गए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो ये आर्ट था डिवाइन एंड अर्थली, जो कि वुमन ने क्रिएट किया था उसके सेलेस्टियल डिवाइन और ह्यूमन एनर्जी वाले से, इसके पास में जो अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल का इमोर्टल आर्ट था उसके साथ में मिलाकर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन टेक्निक बनी थी। और भले ये इस पूरी जगह के अंदर की तुम बोलो ना तो टॉप कल्टीवेशन टेक्निक कही जा सकती थी जो ये अपने गार्ड्स को सिखा रहा था। और हम वुमन के रहने की जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सो रहा होता है, कहता फाइनली चलो और अब मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। और तभी एकदम से मारा उसके कमरे में आती है और वुमन कहता कि हाँ मारा, और मारा आकर उसके पास में सो जाती है। वुमन कहता आखिर तुम क्या कर रही हो, और मारा जल्दी से तुरंत अपने रूम में वापस चली जाओ। मारा कहती मुझे बीमारी और ठीक होना है। वुमन कहता हाँ, और हमें साथ में रहना है पूरा टाइम, लेकिन फिर भी हमें सोना तो अलग अलग ही चाहिए नहीं, और ये गलत है। मारा कहते बीमारी और ठीक होना है, और जो मर्डरर आर्ट है और सुप्रीम बॉडी इसको मेंटेन करना चाहिए। वुमन कहता ठीक है। आगे वो कहता कि मैं तुमसे वापस अपने रूम में जाने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे फ्लोर पर सोना चाहिए और तुम बेड पर सो जाओ, ठीक है। मारा कहते कि नहीं, क्या हम साथ में नहीं सो सकते, तो मैं फ्लोर पर सोऊंगी। और वुमन कहता नहीं नहीं। और आगे हम देखते कि मारा नीचे जाकर सो जाती है और वुमन कहता तुम सच में मुझ पर कुछ ज़्यादा भरोसा करती हो नहीं, और वेल चलो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी नींद आए। और इसी के साथ में मारा सो रही होती है। हम देखते हैं कि वुमन उसके ऊपर एक वो कंबल डाल देता है और वो बाहर जाते हुए कहता चलो अच्छा है। और मुझे लगा था कि मैं फाइनली इतने लंबे दिन के बाद मैं आराम कर पाऊंगा, लेकिन भले ही ये मारा हो लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अनकंफर्टेबल है एक किसी औरत के साथ में रूम शेयर करना, और मुझे अभी ये विंड फ्यूरी स्टॉर्म को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, और मैंने ये कभी भी मेरे दिमाग से बाहर इस्तेमाल नहीं किया। और इसी के साथ में वो ट्रेनिंग किए जा रहा होता है। और देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते और हम सियोन के वहाँ का सीन देखते जहाँ पर कि वुमन जाते हुए कहता है सियोन मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और सियोन कहती ओह वुमन। और तभी वो मारा को देखती है और वुमन कहता हाँ और कि क्या हुआ, तो सियोन कहती कुछ नहीं। और मारा इधर उधर देख रही होती है और सियोन उसको देखती है। वुमन कहता कि वाह, और जो ये गार्डन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ये तुम्हारे अभी जो नोबल ली व्यापारी ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या। सियोन कहती कि हाँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं हमारे इस व्यापारी ग्रुप को सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट बनाऊँ, और तुम हमसे बहुत महान चीज़ों की उम्मीद कर सकते हो, और हम सच में तुम्हारे बहुत ज़्यादा कर्जदार है। और वुमन मन में सोचता है चलो, और उसको ये सब अच्छा काम करते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और सियोन वहाँ पर उस वुमन को बोलती कि वुमन, और आखिर तुम्हारे साथ में जो है लड़की आखिर ये कौन है। वुमन कहता ओह हाँ उसके बारे में, और वो सारी चीज़ें ऐसे बता देता। और सियोन कहती ऐसी बात है। और वो मन में सोचती कि भले मैं ये सिचुएशन समझ सकती हूँ लेकिन फिर भी, और मुझे जलन हो रही है बार बार, मैं और कुछ कर ही नहीं सकती, और मैं उसके साथ में पूरा दिन नहीं रह सकती हर दिन, भले मैं कितना भी चाहूँ, लेकिन ये लड़की इसको हर एक दिन उसके साथ में बिताने को मिल रहा है। वुमन कहता क्या सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। सियोन कहती कि हाँ, और मैं दूसरे जितने भी नोबल परिवार उनसे मिल रही हूँ, और मैं पक्का कर रही हूँ कि हमारे जो परिवार है वो मर्चेंट गिल्ड का एक मेंबर बने, और उससे भी ज़्यादा मैंने लोगों को भी यहाँ पर काम के लिए बुलाना शुरू किया है, और मैं साथ ही में पॉलिटिशियंस वगैरह से भी मिल रही हूँ और कनेक्शन बना रही हूँ। और हाँ लास्ट टाइम तुमने कहा था ना ये। वुमन कहता क्या, तो सियोन कहते कि तुमने कहा था ना कि जो पुलिस का चीफ है वो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त है। वुमन कहता कि हाँ, और मुझे एक लेटर भी मिला था कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। तो सियोन कहते चलो ना प्लीज़ मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराओ। तो वुमन कहता ओ ठीक है, और इसी के साथ में वो कहता कि चलो साथ में चलते। और सियोन कहते क्या तुरंत, और वुमन कहता है कि हाँ, और वुमन वही बोलता है कि कल की जगह आज चीज़ें करनी चाहिए नहीं। और इसी के साथ में हम चीफ ऑफ पुलिस के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वही चीफ होता है और कहते हैं ओह, और मास्टर वुमन, और हम आपको आने की उम्मीद तो कर ही रहे थे। और वुमन कहता तुम ठीक तो हो ना चीफ। चीफ कहता कि हाँ, लेकिन आखिर ये दोनों जो खूबसूरत औरतें हैं आपके साथ में,
वो कौन है और क्या ये आपकी बीवी है? तो पीछे मारा कहती नहीं, और वुमन कहता नहीं चीफ, और सियोन थोड़ी शर्माते हुए कहती नहीं। और हम देखते कि तभी वो पुलिस चीफ कहता कि हम तो आखिर तुम्हारा उनके साथ में रिलेशनशिप क्या है? और वो मन में सोचा 1 मिनट रुको, और क्या वो लड़की अभी भी मेरी परमिशन के बिना मुझसे बोल रही थी? लेकिन हम देखते कि मारा उसको घूर रही होती है, और चीफ थोड़ा डर जाता है और मन में सोचा आखिर ये किस तरह का खतरनाक घूर रही है यार, और कोई उसको किसी एक कातिल के रूप में समझ लेगा यार गलती से कहीं। आगे हम देखते हैं कि वुमन बोलता है कि ये जो नोबल लिम व्यापारिक ग्रुप है और उसकी हेड है और साथ ही में मेरी एक साथी भी। सियोन कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा माय लॉर्ड। तो पुलिस चीफ कहता है कि ओह, और लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और आखिर तुम लोग कैसे हो? और आगे वुमन कहता है और साथ ही में ये जो लेडी है ये मेरी पर्सनल गार्ड है। तो वो चीफ कहता है लेकिन तुम ऑलरेडी एक मार्शल आर्ट के मास्टर हो, और नहीं तो क्या तुम्हें एक गार्ड की जरूरत है, और उससे भी ज़्यादा एक औरत? वुमन कहता है कि जब एबिलिटी की बात आती है तो जेंडर वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो मेरे ही जितनी अच्छी है। तो वो चीफ कहता है वो ऐसी बात है तो वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और वो मन में सोचता है कि जो वुमन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इंसान है, और वो ब्लेड एम्परर को भी जानता है, वो भी एकदम पर्सनली, और साथ ही में ये पाम एम्परर का पोता भी है, और उसने उस लेडी को अपनी साथी बुलाया। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि वो भी पाम एम्परर की एक स्टूडेंट हो, और इससे बहुत ही ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा अगर मैं अपने आप को उनसे जान पहचान करा दूँ। और इसी के साथ में वो कहता है वुमन और मुझे तुमसे कुछ बात करती है तो चलो हम चाय पीते हुए बात करते हैं, नहीं? और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक किताब और एक किसी तरह की सील वहाँ पर पड़ी होती है। वुमन कहता है आखिर ये क्या है? तो पुलिस चीफ कहता है कि हमारे जो एम्परर है राजा, उन्होंने पर्सनली तुम्हें एक कांस्टेबल की सील दी है, और साथ ही में ये एक रॉयल मार्शल आर्ट है जो कि 9 यिन व्हाइट बोन क्लो है, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे गिफ्ट है जो कि एम्परर डायरेक्टली तुम्हें देना चाहते। और ये जो मार्शल आर्ट है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर इसको कोई सीख ले तो वो अपने हाथों से ही दुश्मन की खोपड़ी में छेद कर सकता है। सियोन कहती कि ओह, और एक सील जो कि पर्सनली राजा ने दी है। वुमन कहता रुको रुको, और मैं गवर्नमेंट का एक कोई नौकर नहीं बनना चाहता यार, और उससे भी ज़्यादा मैं सच में इन गिफ्ट्स के लायक नहीं हूँ। और इसी के साथ हमारा ये कि वुमन बोल रहा था कि नहीं नहीं, और मैं गवर्नमेंट के साथ में काम नहीं करना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं इन सब गिफ्ट के लायक नहीं हूँ। तो वो चीफ कहता मुझे पता, और ये बस एक सील है जो कि तुम्हारे गर्व के लिए। और वुमन कहता इसका मतलब? तो वो कहता कि हाँ, और अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम हमारे एक मतलब इज्जतदार कांस्टेबल बन जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई गवर्नमेंट का काम वगैरह नहीं करना होगा, और ना ही तुम्हें कुछ ऑर्डर दिए जाएंगे, और तुम्हें बस इसको ये सील को अपने साथ में अटैच किया जाएगा, और मतलब तुम्हें एक टाइटल मिल जाएगा एक बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली कांस्टेबल का। वुमन मन में सोचा अगर बस इतना ही है तो चलो, और ये तो अच्छा रहेगा कि मैं तो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लूँ, और उसके सिवाय जो एक टाइटल जो कि खुद राजा हमें दे रहे उसका मना करना, उससे भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वो वुमन कहता ठीक है चलो, तो मैं एकदम अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और आगे वो उस मार्शल आर्ट को पढ़ रहा होता और कहता कि वाह, और ये व्हाइट बोन क्लो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है, और मुझे लगता है कि इससे मेरा हैंड वर्क भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और वुमन और जो सियोन थे उनको पता नहीं था कि आखिर ये जो व्हाइट बोन क्लो है ये कितना ज़्यादा लेजेंडरी मार्शल आर्ट था। 400 साल पहले जो एक अल्टीमेट रॉयल मास्टर था उसने ये सारे इस्तेमाल किया था, और इसकी जो कहानियाँ है ये बस इसको लेजेंड में ही सुना जाता है इस मार्शल आर्ट को। और सियोन वहाँ पर उस वुमन को देखते सोचते कि ये अमेजिंग है कि वुमन उसको ऑलरेडी मार्शल आर्ट और सील मिल चुकी है, वो भी एम्परर से, और मुझे खुशी है उसके लिए, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। और भले उनको पता नहीं था, लेकिन जो ब्लेड एम्परर था उसने आज जो ये गिफ्ट वगैरह मिले उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। और जब उसने ब्लडी क्लाउड एम्परर को हरा दिया था तो ब्लेड एम्परर वहाँ पर खुद वहाँ राजा मतलब कि एम्परर से मिलने गया था पर्सनली, और उसको संग वुमन के बारे में बताया था। और उसने कुछ इस तरह से बताया था कि वुमन वो बहुत ही ज़्यादा एक महान इंसान बनने वाला भविष्य में, और इसलिए अगर हम लोग उसके साथ में अच्छे से दोस्त बन करेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। और ये फैक्ट कि वो पाम एम्परर का पोता था वो ऑफकोर्स उसने ये भी बताया था, और इसलिए जो राजा थे उन्होंने अपने जजमेंट और वफादारी जो कि उस ब्लेड एम्परर ने इतने सालों तक दिखाई उस पर भरोसा रखा, और वुमन को ये सारे गिफ्ट दिए। वुमन कहता है लेकिन माय लॉर्ड, और मतलब कि पुलिस चीफ को बोल रहा था कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कुछ चीज़ से परेशानी हो रही है, और क्या कुछ बात है? तो वो चीफ कहता है कि हाँ, और तो तुमने नोटिस कर लिया, और असल में जो मेरी सबसे छोटी बेटी है उसको एक सेक्स मैनियक ने किडनैप कर लिया है। वुमन कहता क्या? और आगे वो कहता कि हाँ, 4 दिन पहले एक घुसपैठिया था जिस एसोल ने मेरी सबसे छोटी बेटी को किडनैप कर लिया, और मेरे जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि वो दिखने में एक सेक्स मैनियक जैसा दिख रहा था जो कि हैबी से आया है। और सियोन वहाँ पर ची का इस्तेमाल कर वुमन से बोलते कि वुमन मेरे पास में एक रिक्वेस्ट है। वुमन कहता कि हाँ। सियोन कहती कि अगर तुम्हारे पास में समय हो तो क्या तुम उस क्रिमिनल को पकड़ोगे, और हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, और साथ ही में हम ये रॉयल पुलिस के एकदम अच्छे से उन पर एहसान रहेगा हमारा, और भविष्य में वो हमारी बहुत मदद करेंगे, और ऑफकोर्स मुझे उस लड़की की भी चिंता हो रही है। और वुमन कहते कि हाँ, और हम लोग ऐसे बैठे नहीं रह सकते जब सेक्स मैनियक यहाँ पर सड़कों पर अपना आतंक फैला रहा है, और हमारे पास में अभी युद्ध तक का समय है। और आगे वुमन कहता है कि चलो, और मैं उस बास्टार्ड को पकड़ूंगा और तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। पुलिस चीफ कहता सच में तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूंगा, और मैं यहाँ तक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से किसी से मदद नहीं मांग पाया था क्योंकि मुझे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता हो रही थी। और आगे वो कहता थैंक यू सो मच, और वो रो रहा था। वुमन कहता प्लीज़ चिंता मत करो और मैं उसको बचा लूंगा। और इसी के साथ में हम आयरन ब्लेड हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि
एक सिपाही बोलता है कि हम लोग भी उसको देख रहे थे और उसने हमारे एक सिपाही को चाकू से भी मारा था, लेकिन हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग एक सेक्ट नहीं है लेकिन एक कम्युनिटी है। वुमन कहता कैसे? तो वो सिपाही बोलता है कि हमारे यहाँ पर इस इलाके के प्रोटेक्शन के लिए जो ज़्यादातर जितने भी सेक्ट होते हैं उनको जो नोबल वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस फीस देते हैं, लेकिन जो हमारा कैसे वो अलग है और हम लोग अपना पैसा वगैरह खुद ही कंट्रोल करते हैं और अलग अलग बिजनेस से पैसा कमाते हैं और इसलिए हमारे जैसी कम्युनिटी वो सेक्ट की तरह नहीं होती है और हम लोग ये पब्लिक वगैरह की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा नहीं पड़ते। और ऑफकोर्स अगर ये कुछ लिमिट से बाहर हो जाए और अगर हमारे कम्युनिटी के किसी मेंबर को चोट लग जाए तो हम लोग इसमें बीच में पड़ते। वुमन कहता ओह, और लगता है कि मुझे यहाँ से वो मैनियक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली और इस काम में मैं अकेला ही हूँ। और इसी के साथ में हम हैबी के मेन ब्रांच के वहाँ पर एक बड़े से बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन एकदम चोटी पर खड़ा रहता है और ची का इस्तेमाल कर कर आसपास में नजर रख रहा होता है। वो मन में सोचता है कि 4 दिन गुजर चुके और मैं यहाँ पर सभी लोगों के मूवमेंट पर नजर रख रहा था और इसीलिए अभी भी तक मुझे वो मिला नहीं यार। और अरे यार, और तभी वो कुछ देखते हो वहाँ पर और हम देखते कि एक इंसान एक बड़ा सा थैला लेकर कहीं पर भाग रहा होता है और वुमन वो देखते हुए कहता है कि एक मिनट, क्या है वो किडनैपिंग कर रहा है? ये वही होगा जरूर। और तभी वो अपनी जगह से कूदता है और वो मन में सोचता है कि मैं उसको किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दूंगा और उसका पीछा करने लगता है। और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए एक छोटी सी नाव पर चला जाता है और बाद में उस नाव को पानी में तैराते हुए आगे जाने लगता है। और वुमन पीछे भागते हुए कहता कि अगर मैं एक गलत मूव करूंगा तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। और तभी वो अपने हाथ से एक हमला करता है और वो हमला उस आदमी के हाथ के आर पार निकल जाता है और कहता अरे यार। बाद में हम देखते हैं कि वो आदमी एक बड़े से जहाज पर कूदते हुए कहता है एक दुश्मन इस तरफ आ रहा है और सभी लोग जल्दी से आग जलाओ और अपने तीर उसकी तरफ चलाना शुरू करो और उसको किसी भी कीमत पर रोको। वुमन वो देखते हुए कहता अरे यार, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। और तभी हम देखते हैं कि वुमन उनकी तरफ जाए जा रहा होता है और वो सोचता है कि एक मिनट, और मुझे पता नहीं था कि इनका ग्रुप इतना ज़्यादा बड़ा होगा। और तभी वुमन बहुत सारे पेड़ों की छोटी छोटी डालियाँ तोड़ता है और उनको फेंकता है अलग अलग जगह पर जो कि पानी में पड़ी रहती है और उस डाली के ऊपर पैर दे देकर वो कूद के जाए जा रहा होता है। तो सामने वाले लोग कहते हैं कि वो भले कोई भी हो लेकिन जल्दी से तीर चलाओ और उसको मार डालो। और बहुत सारे तीर वुमन की तरफ चलाए जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वुमन अपना कोट खोलता है और उसको पानी में जोर से मारता है जिससे कि पानी एकदम हवा में उड़ता है और उससे सारे तीर रुक जाते। और वुमन कहता है इससे कोई फायदा नहीं और मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। और सामने वाला वो जो मैनियक होता है वो कहता है अरे यार, आखिर ये है कौन और उसको यहाँ पर आने मत देना। लेकिन वुमन अपना कोट घुमा घुमा कर उन तीरों को है ना साइड में उड़ाए जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं ऑलमोस्ट जहाज पर पहुंच गया। और सामने वाले के जितने भी गुंडे होते हैं वो कहता है अरे यार, वो वहाँ पर आ गया। और वुमन एकदम से एक मुक्का मारता है और शिप पर जितने भी लोग होते हैं वो आधे लोग तो उड़ ही जाते हैं। वुमन कहता तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम मैनियक। और जो मैनियक होता है मास्क वाला बंदा वो मन में सोचता है एक मिनट, और क्या उन लोगों को जो औरतों का किडनैप हो रहा था और रेप हो रहा था उसके बारे में पता चल गया? और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम हद से ज़्यादा लालच में पड़ोगे तो तुम पकड़े जाओगे और मुझे कुछ समय पहले ही रुक जाना चाहिए था। और तभी एक बंदा कहता है कि हमारे लॉर्ड चाय जू को बचाओ। और तभी सभी लोग वुमन की तरफ आ रहे होते हैं और वुमन बस अपना वो जो कोट होता है उसी को घुमाकर सबको उड़ा देता और कहता है कि रास्ते से हटो। और एक बंदा कहता मरो तुम, लेकिन वुमन अपना कोट उस पर फेंकता है और उसको बांध देता है, फिर उसको भी उठा के साइड में फेंक देता है और इसी के साथ में वापस उसको ज़मीन पर भी पटक देता है। और सामने वाला जो वो मैनियक होता है वो कहता है एक मिनट, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, उसको मारो। तो दूसरा बंदा कहता हाँ सर मैं मारता हूँ। और वुमन तभी उस बंदे के पास में जाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता मरो, और उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। जो मैनियक होता है वो एकदम से डर जाता है। वुमन कहता है कि तुम्हारे कारण बहुत सारे लोगों ने दुख देखा है और तुमने इतनी ज़्यादा बुरे गुनाह किए। और सामने वाला इंसान कहता मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी छोड़ दो। वुमन कहता क्या तुम जिंदा बचना चाहते हो और जिंदा रहना चाहते हो? तो वो बंदा कहता हाँ बिल्कुल मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं मेरा मतलब कि मास्टर प्लीज़ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो। वुमन कहता है कि क्या जो पुलिस चीफ की बेटी है वो अभी भी जिंदा है? तो वो कहता है कि हाँ वो जिंदा है एकदम ठीक ठाक मेरे कमरे में और मैं तुरंत आपको उसके पास में लेकर चलता हूँ। वुमन कहता है कि हाँ, और अगर वो जिंदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बंदा कहता प्लीज़, और क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो और थैंक यू महान लॉर्ड और मुझे दया दिखाने के लिए। लेकिन तभी वुमन अपना हाथ उसके पेट के अंदर डाल देता है और वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता है। वुमन कहता है कि तुम तो मेरी तलवार से मरने के भी लायक नहीं हो और अब तुम मर के पछताते रहो। और इसी के साथ में उसके पेट को फाड़ देता है और उसको नीचे फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि वुमन एक कमरे में जाता है और एक गार्ड को बेहोश करता है और कहता है कि चलो, और लगता है कि जो वहाँ पर बेहोश लड़की है उसको अभी अभी किडनैप करके लाया गया। और आगे वुमन वहाँ पर एक बीच में लड़की बैठी होती काँप रही होती है, उससे बोलता है क्या तुम पुलिस चीफ की बेटी और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ? और वो लड़की कुछ बोल नहीं रही और रो रही होती है। वुमन कहता है तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी चिंता हो रही, चलो चलते हैं। तो वो लड़की कहती है कि पिताजी, और प्लीज़ उसको मत बोलना यहाँ पर जो चीज़ें हुई है। और वुमन थोड़ा चौंक जाता है और आगे वो लड़की कहती है कि इसको मैं अपनी कब्र तक ये बात लेकर जाऊंगी और मैं भीख मांगते हो प्लीज़ ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखना। वुमन मन में सोचता है मैं बहुत गुस्सा और बहुत, और आखिर जो इनोसेंट लोग होते हैं उन्हीं को दुख क्यों देखना पड़ता है।
और वुमन कहता है कि जो गुनहगार था उसके सिवाय उसके गुनाह का और किसी को पता नहीं था जो कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुए, और उससे मैंने निपट लिया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि तुम सारी चीज़ें भूल सकते हो जो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें सहनी पड़ी है, और ऐसा सोचना कि ये कभी नहीं हुआ, और ये चीज़ और ये बात मैं भी अपनी कब्र तक लेकर जाऊँगा। और वो लड़की कहती थैंक यू सो मच, और वो रो रही होती है। और वुमन मन में सोचता है कि जब भी मैं ऐसे किसी गुनाह को देखता हूँ तो मेरे अंदर कोई चीज़ जैसे जल उठती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एक आग की बॉल हो। और इसी के साथ हमारा ये वुमन ने पुलिस चीफ की बेटी को बचा लिया होता है, और जो पुलिस चीफ था और उसकी बीवी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के आंसू रो रहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित वापस आते हुए देखा। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मीटिंग के बाद में उसने हमारे वुमन को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहा और उसके हाथ पकड़कर उसको थैंक यू बोलता रहा। और जो ये पुलिस चीफ था और उसकी जो बीवी थी, उन लोगों का ये मानना था कि जो वुमन ने सारी बातें कही वो सच है, और जैसे कि उस लड़की के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है वहाँ पर, और शायद वो लोग इस चीज़ को मानना चाहते थे। और बहुत ही ज़्यादा पैसा जो कि उस चीफ ने उस वुमन को दिया था जब वुमन वहाँ से जा रहा था, और वुमन जाते हुए मन में सोचा कि उसको मुझे इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी यार, और बस मैंने अगर गुनहगारों का मार लिया, इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों के साथ में गुनाह हुआ है और जो विक्टिम है उनके साथ में कुछ भला हो गया हो। और मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैं उन लोगों से तब नहीं निपट पाया, इससे पहले कि वो दूसरों को चोट पहुंचा सकते थे। और आगे हम देखते हैं कि सियोन बोल रहे थे कि वुमन, और मुझे सिचुएशन का पता चल गया है, और मैंने सुना कि तुमने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया और लड़कियों को भी बचा लिया। वुमन कहता है कि हाँ ये ऐसे ही चल रहा था। सियोन कहती कि मैं अब सच में उन क्रिमिनल्स के बारे में सबूत वगैरह ढूंढ रही थी, और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, लेकिन उसी पल मुझे ये भी बताया गया कि तुमने ऑलरेडी उनको पकड़ लिया। वुमन कहता है कि मुझे पता नहीं अगर तुम्हें किसी ने बताया है कि नहीं, लेकिन जो पुलिस चीफ थे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलूं, और उसने कहा कि ये सब कुछ वो अपनी बेटी को इसलिए पा पाया क्योंकि तो हम दोनों ने मिलकर जो काम किया उसके कारण। तो जियोन कहती चलो, और मैं खुश हूँ कि ये सब काम कर गया। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो तुमने ये रियलाइज़ किया जो तुम्हारा बचपन का सपना था, और ये कोई एक चमकते हुए आर्मर में एक नाइट बनने जैसा सपना था नहीं। वुमन कहता क्या मैं एक नाइट बन गया था क्या तब? सियोन कहती है अगर ये एक नाइट बनना नहीं है तो क्या है, और एक बुरे इंसान को सजा देना और इस किसी ऐसे इंसान की मदद करना जो कमज़ोर हो, और वही तो एक नाइट करता है जो कि चमकते हुए आर्मर में होता है। वुमन कहता है ऐसी बात है, और भले ही एक जैसा हो लेकिन फिर भी ये अलग है। और वुमन कहता कि मैं सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूंगा अगर मेरी मम्मी या फिर तुम ऐसे किसी और इंसान के द्वारा पकड़ी गई तो, और मुझे लगता है कि यही माइंडसेट था जिसके कारण कि मैंने उनको पकड़ा। सियोन कहते लेकिन तुम्हारे अंदर का दिल का कोई एक हिस्सा उन क्रिमिनल्स को ऐसे भी पकड़ना चाहता होगा नहीं, तो आखिर बस ऐसे ही, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे ग्रेट नाइट। और वुमन मन में सोचता कि वाह, और लगता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो और तुम चाहती थी कि मैं एकदम अच्छा महसूस करूँ नहीं। और आगे कहता हाँ ग्रेट नाइट, और मुझे पसंद आया, और सियोन अब से तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी महान नाइट बनने के लिए। तो सियोन कहते बिल्कुल, और मैं तुमसे नहीं हारने वाली। और वुमन मन में सोचता चलो, और मेरा जो दिल है वो हमेशा शांत हो जाता जब भी मैं उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ, और थैंक यू सियोन। और इसी के साथ में हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो वुमन और बाकी जितने भी वो अलग अलग स्क्वाड वगैरह थे उनको वहाँ पर भेजा जा रहा था, और साथ ही में हम देखते हैं कि अलग अलग वुमन के साथ में मारा भी जा रही थी। और वहाँ पर एक जो हेरियन होते वो कहती चलो और तुम अपना ध्यान रखना और सुरक्षित वापस आना। और हम देखते कि मारा उसको देखकर थोड़ा कुछ आवाज़ कर दी होती, और जो यून होती टाइगर वो भी, और वुमन कहता यून, और आखिर क्या हुआ, चुप हो जाओ। और वुमन मन में सोचता है कि चलो, और जो सॉन्ग हाउस है वहाँ से और मारा और मैं ही जा रहे, और साथ ही में दूसरे सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया आगे वाली लाइन में जाने के लिए। और क्या मुझे यहाँ पर ये आयरन ब्लेड के अलग अलग इंटरनल सिचुएशन के बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और हम देखते हैं कहीं पर एक खुली जगह पर जहाँ पर कि ये सभी लोग जा रहे होते, वुमन जाते हुए मन में सोचा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब लोगों के मतलब कि गुस्से की बैटल हो रही है यार, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो 10 स्वॉर्ड है, सबसे ताकतवर जो बंदे हैं वो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे या बातें कर रहे। और एक बंदा उसके पास में आता कहता है ओ आखिर तुम कैसे हो वुमन। वुमन मन में सोचा ओ ये तो वही वॉरियर है जिससे कि जब मैं नाना जी के साथ में यहाँ पर आया था तो गेट पे मिला था। वुमन कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम। तो वो बंदा कहता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी कमांड के अंदर भेजा गया है, और भले ही मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर पाऊंगा। वुमन उसको देखते हुए मन में सोचा कि ओह, और हर एक लीडर को अभी एक लेफ्टिनेंट भी दिया जा रहा है। वुमन कहता है चलो, और मैं होऊंगा जिसको कि थोड़ा तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी यार, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आया हूँ। और वो दोनों जब जा रहे हो, और साथ में जो बंदा होता है वो मन में सोता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, और जितने भी वो जो लोग हैं वो सभी लेफ्टिनेंट के साथ में जाना चाहते। और जो पिछली बार मैं यहाँ पर सामने वाली लाइन में था पाम एम्परर के साथ में, और किसे पता था कि मैं उसके पोते के साथ में काम करूंगा यार, और साथ ही में जो ये औरत है और ये टाइगर भी, और आखिर ये सारी चीज़ें किसके बारे में यार। तभी हम देखते कि सामने एक लड़की आती है और कहती है हेलो। वुमन भी कहता है हेलो, और मन में सोता है कि इसका नाम बेक ये है, और वो सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी है हमारे अभी के जो लीडर है वो, और साथ ही में उसको भी वुमन की ही तरह एक कमांडर बना गया है।
और वो लड़की कहती है कि अगर युद्ध हो जाए और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो एक पल में जो डिसीजन लिया जाता है उसी से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती है। और इसीलिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो मेरे जो मैं निर्णय लूंगी उसको फॉलो करोगे। वुमन कहता है अगर तुम्हारा डिसीजन करेक्ट है तो मैं एकदम खुशी खुशी उसको फॉलो करूंगा। और जो पीछे कुछ लोग थे वो देख रहे होते और वुमन मन में सोचता है कि ये जो 10 स्वॉर्ड है, और अगर क्या ये यही समय था जब ये मुझसे मिलने के लिए आई है, और या फिर वो हमेशा से इतनी रूड रही है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे एक बंदा बोलता है कि हेलो वुमन। और वुमन मन में सोचता है कि ये हे रियोंग का बेटा है जिसका नाम की बैक डू गन है। और भले ही मैंने अपना होमवर्क किया था उसके बारे में, लेकिन उसकी जो तमीज़ वगैरह है, वो उसके जो बुरे काम है वो तुम पता ही नहीं कर सकते यार। और वुमन कहता है हाँ हाँ ठीक है हाय, और तुम्हारा नाम क्या था? और सामने वाला बंदा गुस्सा हो रहा था और मन में सोचा उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट करने की। और वो कहता कि मेरा नाम बैक डू गन है और मुझे सबसे पहले उन 10 स्वॉर्ड में से गिना जाता है, सबसे पहली स्वॉर्ड। और वुमन कहता ओ बैक डू गन, तुमने क्या कहा तुम्हारा नाम बैक डू गन है? और वो इसी तरह से बोल रहा था जैसे उस बंदे ने बोला होता है। और वो कहता ये इतना भी बुरा नाम नहीं है, तो तुम सबसे वो पहले वाले 10 स्वॉर्ड में से एक हो नहीं, लेकिन बैक डू गन, और क्या तुम हमेशा अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो? और वो सामने वाला बंदा मन में सोता ये एसोल, और वो जानबूझकर मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उसी तरह से नाटक करके बोल रहा हूँ। और वुमन कहता है कि सच में मैं जानना चाहता हूँ अगर तुम्हें इस तरह से चिढ़ाना बैक टू गन, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक नहीं होता होगा, और तुम अमेजिंग को बैक टू गन। और वो हंसे जा रहा होता है। सामने वाला बंदा गुस्सा हो रहा होता है और अपनी तलवार पकड़ लेता है। वुमन मन में सोता है कि हाँ हाँ अपनी तलवार निकालो और बस मुझे गुस्सा दिलाओ। और सामने वाला बंदा एक गहरी सांस लेता कहता कि हाँ तुम बातों के मामले में काफ़ी तेज़ हो, लेकिन चलो, और मुझे तुम्हें अब वार्निंग देनी चाहिए कि अब से ध्यान रखना। वुमन मन में सोता है कि वो उस जू रियोंग के बेटे से अलग है और उसको पता है कि आखिर होल्ड बैक कैसे करना है। और वुमन कहता है कि ठीक है चलो तो मैं वही करूँगा मेरे प्यारे भतीजे, लेकिन तुम्हारा जो लुक है वो थोड़ा सा स्केरी था यार, और उसको मैं क्यूट तो बुला नहीं सकता। और सामने वाला बंदा मन में सोता ये एसोल, मैं इसको मारना चाहता हूँ। वुमन कहता तो बैक डू गन, और आखिर मेरे भतीजे मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस की कमी है, तो मैं ये चाहूँगा कि तुम जो भी डिसीजन वगैरह लेने होंगे, निर्णय, वो सारे लेडी ये पर छोड़ दोगे जैसा उन्होंने अभी सलाह दी थी। वुमन कहता ऐसी बात है क्या? लेकिन आखिर तुम्हारे जो बोलने का तरीका वो अचानक से बदल क्यों गया? और क्या ये ठीक रहेगा कि हमारे घर वाले लोग ऐसे किसी से बात करें? तो सामने वाला बंदा कहता नहीं नहीं। और वुमन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एक्सपीरियंस की कमी है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, और मैं फैमिली के हेड की बात सुनूंगा, लेकिन ऐसे केस में जब उनका डिसीजन सही हो। और बैक टू गन बोलता है कि लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, और अगर लड़ाई हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तो हर एक का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लेना चाहिए, जिसका मतलब कि ज़िंदगी और मौत होता है, और तुम्हारे पास में इतना समय नहीं होगा कि तुम डिस्कस करो सबके साथ में। वुमन कहता हाँ तो। और सामने वाला बंदा कुछ बोलने वाला था। वुमन बोलता है कि लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा अंकल हूँ और उसके सिवाय मैं इस मिशन को लीड कर रहा हूँ, लेकिन तुम शुरू से ही मेरी वो पोजीशन लेना चाहते हो, और तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम गलत कर रहे हो? सामने वाला बंदा मन में सोचता कि ये इडियट कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है और ये देख नहीं सकता कि आखिर उसकी औकात क्या है, और उसको सच में असलियत का एक डोज चाहिए ताकि वो सेंस में आ जाए वापस। और ऐसा बोलते हुए वुमन पर वो गुस्सा किए जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि वुमन बोल रहा होता है कि मैं हमारे परिवार के नाम पर इस मिशन को लीड कर रहा हूँ, लेकिन तुम शुरू से ही मेरी ताकत को लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? और सामने वाला जो बंदा बैक डू गन होता है वो मन में सोचता है कि ये इडियट कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है और इसको पता नहीं इसकी औकात क्या है, और उसको सच में असलियत के एक डोज की जरूरत है सेंस में वापस आने के लिए। और तभी वो वहाँ से जाते कहता ठीक है चलो तो हम लोग अभी पीछे खड़े रहेंगे। और इसी के साथ में जब वो लोग चले जाते तो जो ये होती है वो वहीं पर खड़ी होती है। वुमन कहता है कि मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास में थोड़ी बहुत कमी है एक्सपीरियंस की, इसीलिए मैं बैक ये आपकी एडवाइस सुनूंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर होगी उसी में। और क्या इससे तुम संतुष्ट हो? तो ये कहती ठीक है, और मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो। वुमन मन में सोचता है कि जो बैक ये है वो उस बैक डू गन से अलग लग रही है जिसने कि बस अभी भी मुझसे लड़ाई करने के लिए आ गया था यार, और मुझे इसके अंदर से कोई बुराई या फिर नफरत सेंस नहीं हो रही है। और जब अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ जो बैक ये है वो अपने आप को यहाँ पर इन 10 स्वॉर्ड वाले जो लोग हैं उनसे एकदम दूरी बनाकर रख रही थी मेरी ही तरफ, और मुझे लगता है इसका सेंस तो बनता है। और भले ही बैक ये है वो हमारे जो हेड है उनकी बेटी है, लेकिन जो बैक है रियोंग और बैक जू रियोंग के जो परिवार है वो ज़्यादा पावर रखते हैं इस पूरे घर में। और मुझे लगता है कि जो ये 10 स्वॉर्ड है ये तो बस ऐसे जो बैक डू गन है उसी की लीड फॉलो करेंगे, और जो है रियोंग और जू रियोंग वो बहुत ही ज़्यादा अभी इस घर से उनको खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि जो अभी घर का जो हेड है वो मुंह है, और इसका सेंस बनता है कि बैक ये है कि रिलेशनशिप दूसरे जितने भी मेंबर हैं उनके साथ में अच्छी नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही कि वो अपने चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन ना दिखाए, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है यार। और आगे वो कहता तो सबसे पहला इंसान जिसको मुझे अपना साथी बनाना चाहिए वो है बैक ये है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और कोई बोल रहा होता है कि चलो, और ये आयरन ब्लेड हाउस के सारे मेंबर्स को साथ में देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आते और हम देखते हैं कि एक बंदा आता कहता कि मैं नेमगोंग संग हूँ और जो कि नेमगोंग फैमिली से हूँ और मैं हमारी आर्मी को आगे लीड करूंगा। और वुमन आता कहता ओह मेरा नाम संग वुमन है आयरन ब्लेड हाउस से। और ये सच में नेमगोंग फाइटर जो कि बहुत ही ज़्यादा महान फाइटर कहे जाते हैं उनसे मिलकर अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि जो बैक डू गन होता है वो मन में सोचता है कि हाँ भले बैक ये है जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पोलाइट नहीं होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर संग वुमन से पहले जाकर किसी से हेलो बोले। और ये जो गांव का इडियट है ये बेवकूफ़ की तरह ही बात करता है और यही आता कहता है कि हाय और मेरा नाम बैक ये है और मैं हमारे घर के आर्मी को लीड कर रही हूँ साथ में वुमन के। और वो सामने वाला बंदा कहता ओह और काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, नहीं लेडी बैक ये है और द मर्सिलेस स्वॉर्ड। और सामने वाला जो नेमगोंग संग होता है वो मन में सोच रहा था एक मिनट जो वुमन था वो तो अपने गांव से अभी भी इस आयरन ब्लेड हाउस में आया ना, तो लगता है कि उनके पास में जरूर आदमियों की बहुत कमी रही होगी क्योंकि उन लोगों ने इसके जैसे किसी को लीडर बना दिया। और हम देखते हैं कि जो 3 महान स्वॉर्ड क्लैन है इस डिवाइन लैंड के और यही जो अलग अलग नेमगोंग फैमिली 100 स्किल फैमिली और आयरन ब्लेड हाउस ये तीनों घर के लोग जब इकट्ठा होते थे तो लोग ऐसा बोलते थे। और ये बोलना गलत नहीं होगा जो आयरन ब्लेड हाउस है और नेमगोंग फैमिली और ये जो इनके बॉर्डर है यांगजेंग रिवर और ये लोग इन इलाकों पर कब्जा करते थे, मतलब इनको ही संभालते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा कम देखा जाता है कि जो अलग अलग पड़ोसी होते हैं वो एकदम अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 3 महान स्वॉर्ड क्लैन है इस जगह के और इनकी जो पॉलिटिकल अलायंस है वो हमेशा इन दोनों के बीच की दुश्मनी को खत्म कर चुकी थी। और जो नेमगोंग फैमिली है उन्होंने अपने 8 मार्शल आर्ट मास्टर को भेजे थे वो भी अजूर स्काई ग्रुप में। और जो अजूर स्काई ग्रुप है वो नेमगोंग फैमिली में एकदम बॉटम पर है और साथ ही में ये एक मार्शल आर्ट ग्रुप था जिसमें 400 लोग थे और इसके अंदर आयरन ब्लेड हाउस की जो फोर्स है उनको मिला दो तो टोटल मिला के 700 लोग हो जाएंगे। और तभी कोई कहता है कि वाह बहुत ज़्यादा ही प्रीटी है नहीं, और उसके अंदर थोड़ा बहुत भोलापन है लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और कातिलाना एनर्जी भी है और उसके अंदर कुछ अजीब ही चार्म है नहीं। और वो लोग मारा को देख रहे होते और एक लड़की कहती हाँ और उसके बारे में इतना भी क्या प्रीटी है। और तभी एक लड़की कहती लेकिन उस लड़की के पास में जो आदमी वो लड़का खड़ा है वो कितना हैंडसम है नहीं। और दूसरी भी बोलती कि हाँ और वेल अगर तुम ध्यान से देखो तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। और वुमन उनकी बातें ची का इस्तेमाल करके सुने जा रहा होता है। और आगे एक लड़की कहती कि हाँ शुरू में मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी लेकिन अब इसको मैं देखूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वुमन मन में सोचा हो मैं इतना अच्छा दिखता हूँ क्या। और तभी हम देखते कि जो 10 स्वॉर्ड में से एक होती बेक रियोंग वो बोल रही होती कि आखिर अच्छे लुक होने का मतलब ही क्या, वो बस गाँव का एक इडियट है असलियत में। दूसरी लड़की कहती आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने किसी से सुना था कि वो एक गाँव में एक बहुत ही बड़ा शराबी था और बेवकूफ़ था और वो बस अपने कपड़े वगैरह उतार के नंगा इधर उधर है ना तबाही मचाता रहता था। और वो लड़कियाँ कहती क्या नामुमकिन। और वुमन वो सुनते हुए मन में सोचा हाँ एक इडियट, और मैंने तो कभी नंगा होकर इधर उधर नहीं भागा यार। तभी मारा वुमन के पास में आते कहते तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है क्या, तुम बीमार हो। वुमन कहता नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ मैं ठीक हूँ। मारा कहते कि ठीक हो जाओ। और वुमन मन में सोता हाँ, और लगता है कि मारा वहाँ पर वो बीमार शब्द के बिल्कुल चिपक के रह गई यार। और इसी के साथ में हम एक गाँव के यहाँ पर होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रुक भी सकते लोग। और कोई बोलता है चलो, और यहाँ पर आसपास के इस होटल में रुकते और चलो, और जो हमारे जो रूम है वो ग्रुप में ले लेते। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सभी लोग अलग अलग जगह जा रहे होते और वुमन और मारा एक साथ में जा रहे होते। कोई बोलता क्या तुमने वो देखा, और उन लोगों की शादी भी नहीं हुई, कितने बेशरम लोग हैं हाँ गंदे। और कुछ जो लड़के होते हैं वो मन में सोचते कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यार, और उन लोगों की ऐसी रिलेशनशिप है। और ये फकिंग संग वुमन और जो बैक ये होती वो भी देख रही होती है और वुमन और मारा एक साथ में जाए जा रहे होते। आगे उनके कमरे में वुमन बोलता है कि पिछली बार वो मेरा कमरा था और इसलिए मैं बिस्तर पर सोया, लेकिन इस बार ये मेरा कमरा नहीं है तो तुम बिस्तर पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। मारा कहती ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो वो यून होता है टाइगर वो गुर्रा रहा होता है और वुमन कहता है कि शांत हो जाओ और अब सो जाओ और गुड नाइट। और इसी के साथ में वुमन तो तुरंत सो भी जाता है। मारा और वो टाइगर एक दूसरे को देख रहे होते। तभी मारा थोड़ी सी मर्डरस एनर्जी रिलीज करती है और वो टाइगर डर जाता है और वो बेड से नीचे उतर जाता है। और मारा जब ऊपर जाकर बेड पे सो जाती है तो वो उस टाइगर को देखते कि इधर आ जाओ और हम लोग साथ में सो सकते हैं और इधर आ जाओ। और इसी के साथ में मारा और वो यून दोनों साथ में सो जाते। हम देखते कि वहाँ पर छत के ऊपर से जैसे एक सांप वहाँ पर उस मारा को देख रहा हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सभी लोग वुमन और मारा को देख रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि उस जैसा कि इडियट ऐसी ब्यूटी के साथ में यार। और दूसरा बंदा मन में सोचता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा वुमन। और वुमन मन में सोच रहा होता है कि मुझे हर किसी की नज़रों से चाकू निकलते हुए दिख रहे यार, और मुझे सच में इन लोगों की सोच से कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। और आगे वुमन कहता चलो चल के नहा लेते। मारा कहती ठीक है। और आगे दूसरे लोग सोचते कि मुझे जलन हो रही है यार। और एक बंदा सोचता है कि अरे यार वो लोग साथ में नहा भी रहे। और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद में ये बोलती है कि क्या तुम्हें रात को अच्छे से आराम मिला। वुमन कहता है कि हाँ, और मैंने आराम कर लिया। और आखिर आज की तैयारी कैसी चल रही है और हम लोग आज वहाँ पर पहुँच जाएंगे राइट। ये कहते कि हाँ, और हम लोग वहाँ पर रात से पहले पहुँच जाएंगे और एक हमला करेंगे, और इसलिए हम लोग
उसके बाद में एक दूसरे शहर में रात को बाहर ही कैंप करेंगे। वुमन कहता ठीक है चलो, और मैंने सुना है कि वो लोग इतने ताकतवर नहीं है और इसीलिए हम लोग उनको जल्दी खत्म करके वापस चले जाएंगे रही। तो ये कहते कि हाँ, और ये जो ट्रिप है ये हमारे परिवार के मार्शल आर्ट के मास्टर को थोड़ा एक्सपीरियंस देने के लिए। वुमन कहता एक मिनट रुको, और वहाँ पर सामने कोई है। मारा कहती कि एक इंसान, और पीछे वाला एक बंदा कहता हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या, वहाँ पर कोई है। तो ये भी समझ नहीं पाती। वुमन कहता एक सेकंड रुको और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और जो पीछे वो बेकडू गन होता है वो मन में सोचता है कि ये बेवकूफ़ कहीं के, और वो लोग बस ऐसे एक मास्टर बनने का नाटक करे और अपना मुंह ऐसे चला रहे, और आखिर वो लोग किसी की प्रेजेंस सेंस कैसे कर सकते हैं अगर हमें कोई दिख तक नहीं रहा है सामने। और तभी वो बंदा भी देखता है और सामने हम देखते हैं कि परछाई में से कोई आता है और उसने जैसे मास्क पहन रखा है या फिर कोई मेकअप कर रखा है पता नहीं है, और वो वहाँ पर खड़ा होता है। ये मन में सोचती कि वो लोग सही थे यार, और बेकडू गन मन में सोता आखिर मैंने कुछ सेंस कैसे नहीं किया। और तभी एक बंदा कहता अपनी पहचान बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। तो सामने वाला बंदा कहता आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, और क्या तुम अपनी ज़िंदगी को मेरे साथ में एक वो गेम खेलना चाहोगे जो कि एक तरह का शतरंज जैसा गेम होता है, लेकिन वो कोरियन, वो उसको गो कहा जाता है। और सामने वाला बंदा कहता है हाँ गो खेलना, और आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो और अभी हमारे रास्ते से हटो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सिर में कुछ लगता है और वो मर जाता है। और सामने वाला इंसान वो जो गो की काली और सफ़ेद गोटियाँ होती है वो फेंकते हुए कहता है कि हाँ तुम जैसे बेवकूफ़ होते हैं ना उनमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और सामने वाला जो बेकडू गन होता है वो मन में सोचता है ये मेरा चांस है कि मैं अपनी स्किल्स यहाँ पर नेमकोंग फैमिली और वुमन को दिखाऊंगा। और वो कहता चलो, और आखिर जो तुम्हारे गेम की ये गोटियाँ है ये देखकर मुझे लग रहा है कि तुम वहाँ पर उस इविल समिट के तीसरे मेंबर ऑफ फैटल एनिग्मा, और अब तो तुम गए काम से। और इसी के साथ हमारा कि जो बेकडू गन वहाँ पर होता है वो उस दुश्मन की तरफ जाते हुए मन में सोच रहा था कि यही मेरा चांस है, मैं अपनी स्किल्स नेमगुंग फैमिली और वुमन को दिखाऊंगा। और वो बोलता है कि तुम्हारे ये जो काली सफ़ेद गोटियाँ इनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि तुम एविल थ्रेड के तीसरे मेंबर ऑफ द फैटल एनिग्मा, और अब तो तुम गए काम से। और जो फैटल एनिग्मा होता है वो कहता हाँ सही कहा, और जो आयरन ब्लेड हाउस के तुम नूब बंदे हो और तुम्हारे साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वो वही गेम की गोटियाँ उस पर फेंके जा रहा होता है। वुमन वो देखते हो कहता ये काफ़ी ज़्यादा बराबरी का मैच है। तो पीछे एक बंदा जो होता है वो मन में सोचता हाँ, और क्योंकि बस वो एक चीज़ में राइट था कि वहाँ पर कोई खड़ा है और उसको लगता है कि वो अपना मुंह जैसे चाहे वैसे चला सकता है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि फैटल एनिग्मा और बेकडू गन वो दोनों इक्वल है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एक फर्स्ट क्लास का मास्टर है यार। और जो ये होते हैं वो बोलते हैं कि एक इक्वल मैच, हाँ मुझे भी लगता है ये बात तो सच है। और दूसरा बंदा भी वो देख रहा होता है और हम देखते हैं कि फैटल एनिग्मा हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम बस ये इतना ही कर सकते हो। और जो सामने वाला बेकडू गन होता है वो मन में सोचता बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल यार, और ये बंदा ताकतवर है। और तभी जो एक नेमगुंग फैमिली का बंदा होता है कहता तुम बुरे इंसान कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे परिवार के एक वॉरियर पर हमला करने की। और इसी के साथ में वो कुछ तलवार के स्लैश मारता है, और फैटल एनिग्मा कहता कि हो, और देखकर तो लग रहा है कि तुम जो जस्टिस फैक्शन वाले लोग हो वो एक साथ में मिलकर हमला करना पसंद करते हो, और ये कितनी ज़्यादा एम्बैरसिंग चीज़ है नहीं। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और वहाँ पर धमाका होता है, और इसी के साथ में वो दोनों लोग देखते रह जाते हैं। और बेकडू गन कहता अरे यार वो भाग गया। दूसरा बंदा भी कहता है हमें उसको ट्रैक करना होगा, और चलो, और हम लोग उसका पीछे जाकर हमारे दूसरे सभी लोगों का बदला ले सकते हैं। बेकडू गन मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जो कि आयरन ब्लेड हाउस के टॉप मास्टर में से एक हूँ और मैं उस जैसे किसी इंसान को भी खत्म नहीं कर पाया। वुमन कहता है कि फैटल एनिग्मा वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा स्किल वाला था यार। और दूसरे जो पीछे लोग होते वो मन में सोचते कि वुमन उसने ये सेंस किया था कि वो सबसे पहले यहाँ पर आया था और उसकी प्रेजेंस को भी सबसे पहले सेंस किया था, और ये भी पता कर लिया कि वो दोनों इक्वल मैच है। और मुझे लगता है ये अफवाह कि वुमन ने हियोन वोन को हराया है ये बात सच थी। और तभी वुमन के पास में एक बंदा आते हुए कहता कमांडर वुमन, और आपने कहा था कि वो दोनों बराबरी वाले हैं, मतलब उनकी ताकत, और वो भी लड़ाई शुरू होने से पहले, और आखिर आपको ये कैसे पता था। वुमन कहता ओह उसके बारे में। और तभी बेकडू गन वहाँ पर गुस्से में आता बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत जानना चाहता हूँ आखिर ये कारण क्या था, और प्लीज़ मुझे भी बताओ। वुमन मन में सोचता है कि हाँ, और वो हो सके उतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है यार। और वुमन कहता है कि बेकडू गन और जो हमारे आयरन ब्लेड के 13 स्टेप्स है और तुम्हारे जो उसमें कंप्लीट किए हुए तुम्हारे जो, और तुम लोग इसी से अपनी ताकत मेजर करते हो, लेकिन ये बस हमारे जस्टिस फैक्शन के लिए काम का है, लेकिन ये तब मदद नहीं करता जब तुम किसी ऐसे से लड़ो जिसको कि असली का एक्सपीरियंस हो लड़ाई करने का, जो कि फैटल एनिग्मा के जैसा है। और भले ही अगर ऑब्जेक्टिव व्यू से देखा जाए तो बेकडू गन तुम्हारा रैंक उससे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन असलियत में वो बात नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जो फैटल एनिग्मा है उसने ऑलरेडी उस लेवल को पार कर दिया जिस पर तुम अभी हो। और वो बेकडू गन कुछ बोल नहीं पा रहा होता और मन में सोता उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की। बेकडू गन के था कमांडर, और आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम समझने की, और हमारे आयरन ब्लेड हाउस के 13 स्टेप्स को, और भले ही आप मुझसे उम्र में ज़्यादा हो लेकिन फिर भी मैं ऐसे बैठकर आपकी इंसल्ट नहीं सुनता रह सकता। वुमन कहता है कि बेकडू गन मैंने कहा कि तुम हमारे आयरन ब्लेड के 13 स्टेप पर थे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि जो हमारे आयरन ब्लेड के जो 13 स्टेप है वो आयरन ब्लेड हाउस की बात कर रहा था।
तो वो बंदा कहता क्या, वुमन कहता कि ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, और तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि तुम आयरन ब्लेड के 13वें स्टेप पर जा सकते हो और इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जो तुम्हारे 13 स्टेप थे वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। और सामने वाला बंदा मन में सोचा 1 मिनट, और मैं बेकडू गन, और क्या मुझे सच में ऐसी ज़्यादा बेइज्जती सहनी होगी इस जैसे गांव से आए हुए इडियट से, और वो बस इसलिए क्योंकि वो मुझसे ऐसे परिवार के रूप में बड़ा है, और अगर मैं ऐसे चुप रहूँगा तो मैं बस आयरन ब्लेड के अपनी इज्जत नहीं खोऊंगा, लेकिन नेमगोंग फैमिली के साथ में भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और तभी बेकडूगन कहता कि मैं आपके इन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें अभी के अभी एक लड़ाई के लिए चैलेंज, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शब्दों को एक्शन के द्वारा साबित करो। वुमन कहता क्या, और जो बेक ये होती है वो कहती कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है। और भले वुमन कुछ भी कहे, लेकिन वो अभी के लिए हमारे कमांडर है, और अगर तुम अभी ये करोगे तो आखिर तुम भविष्य के अंदर कमांड कैसे फॉलो कर पाओगे। और सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वुमन बोलता तुम कुछ ज़्यादा ही मजाकिया बंदे हो नहीं, और तुम्हें ज़रूर ये लग रहा होगा कि जो सही और गलत है वो बस ताकत से ही पता किया जा सकता है, और आखिर तुम एक बुरे इंसान से अलग कैसे हो, और अगर मैं ताकतवर हूँ तो मेरी बात सही है, लेकिन अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारी बात सही है। और इसी के साथ वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता है। वुमन कहता है कि ये भी है फॉर्मेलिटीज और रैंक को छोड़ दो, और कैसा रहेगा कि तुम एग्जैक्टली मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पीटना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें कमज़ोर बुलाया, और हमारे आयरन ब्लेड हाउस के एक वॉरियर के रूप में तुम्हें थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता। और वो बंदा कहता कमांडर। और तभी ये बोलती है कि हम अभी दुश्मन के सामने, और तुम दोनों अभी के अभी रुक जाओ। और हम देखते हैं कि जो बेकडू गन होता है वो बोलता है कि हाँ, और आखिर तुम होती कौन हो मुझे कमांड करने वाली, बेग यही है, और मजाक करना बंद करो, और आखिर तुम होती कौन हो जो कि ये तय करने वाले कि कौन किससे नीचे कमांड में, और जो मेरी माँ है वो बेक है रियोंग है। और तभी यही कहती है ठीक है बहुत हुआ, और अब मैं और ज़्यादा नहीं सह सकती, और वो भी अपनी तलवार निकालने लगती है। बेकडू गन कहता है कि तुम किसी एक बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए एक शेल की होती हो जो कि हाउस हेड के रूप में कुछ था भी नहीं, और तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपनी वो येलो कलर की चीव वाली तलवार चलाता है, और सामने वाला वो बेकडू गन मन में सोचता एक एनर्जी स्वॉर्ड, और मैं तो गया काम से। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वुमन की तलवार किसी चीज़ से टकराती है, और एक ब्लेड जिसके कि 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर जाती है। बेकडू गन के तो आखिर ये क्या है यार, और आखिर ये क्या था, और जो बेक ये होती है वो बोलते हैं आखिर एक ब्लेड। वुमन कहता लगता है कि ये अभी समय नहीं है हमारे ये सब करने का, और ज़रा सामने देखो। और ऊपर हम देखते हैं कि एक चोटी पर एक बंदा होता है, और हमें बताया जाता है ये एविल थ्रेड का सेकंड मेंबर है, और साथ ही में इसका नाम द सेवेज सेकंड एनिग्मा है। और इसी के साथ में वो बंदा भी वहाँ से गायब हो जाता है। और ये मन में सोचती कि वुमन के सिवा किसी और ने वो हमले को देखा तक नहीं यार। और आगे वो बेकडू गन कहता अरे यार, और क्या वो लोग हमसे इतने ताकतवर है। और वुमन कहता कि वो लोग अभी हमें देख रहे हो, और क्या तुम अभी भी हमारी लड़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो। तो बेकडू गन कहता कि हम इससे बाद में निपटेंगे। और वो मन में सोचता है संग वुमन ये घटिया इंसान कहेगा, और वो बस लकी था कि उसने एक इनविजिबल ब्लेड को डिटेक्ट कर लिया। और ये बोलती कि हम लोग जल्दी उनके हाइड आउट तक पहुंच जाएंगे, तो सभी लोग जल्दी करो। और इसी के साथ में वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं, और साइड में 2 चोटियाँ होती है। एक कोई बोलता है कि चलो अपने घोड़ों को यहाँ पर इस खाई के वहाँ पर किनारे पर छोड़ दो, और यहाँ से हम चल के जाएंगे, और सभी लोग अलर्ट रहना। और जब वो सभी लोग जा रहे होते तो बेकडू गन मन में सोच रहा था कि भले ये लक हो, लेकिन क्या होगा कि अगर संग वुमन ने वो इनविजिबल ब्लेड के हमले को रोका नहीं होता तो मैं पक्का वहाँ पर मारा जाता। एक बंदा पीछे से वुमन को बोल रहा था कि जो सेवेज सेकंड एनिग्मा है उसके पास में बस 2 ही इनविजिबल ब्लेड होती है, और जो एक ब्लेड थी उसको तो कमांडर ने अभी तोड़ दिया, तो अब उसके पास में बस एक और बची होगी। नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है। वुमन कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि उनकी मार्शल आर्ट की स्किल्स हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जितना हमें पता होगा उससे। और ये पॉसिबिलिटी है कि जो उनके पास में ब्लेड थी उसके नंबर जितना हमें पता होगा उससे ज़्यादा है, और हमें ध्यान रखना होगा, और हमेशा सावधान रहने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो बंदा कहता हाँ ये बात तो सच है। और ये मन में सोचती कि वुमन, और वो सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से याद रख रहा है, और हर एक पॉसिबिलिटी को सोच रहा है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो मन में सोचते ये वो वुमन नहीं है जिसको हम जानते हैं यार। और जो बेकडू गन होता है वो मन में सोचता अरे यार, और सभी लोग सुन रहे जो वो बोल रहा है, और ये फकिंग एसॉल। हम देखते हैं कि मारा ने वो दोनों ब्लेड्स उठा रही होती है। वुमन वो मन में देखते हुए सोचता है कि 1 मिनट मारा, और लगता है कि उसको ये इनविजिबल ब्लेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और आखिर उसने उनको उठाया क्यों। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत सारे किसी के पास में झंडे होते हैं, और ये बोलते हैं कि तुम लोग भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो जाओ यहाँ पर एकदम चोटी पर चढ़ो, और देखो कि कहीं कोई दुश्मन हमारे लिए अम्बुश पे तो नहीं खड़ा है। और वो लोग कहते हैं यस मैम। और इसी के साथ में वो सभी लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते। और इसी के साथ हमारा ये कि जो कुछ लोग भागने में तेज होते वो वहां पर पहाड़ की चोटी पर जा रहे होते, और ताकि वो ऊपर जाकर देख सके, क्योंकि दुश्मन छुप कर तो हमला नहीं कर रहा है। और इसी के साथ में हम कुछ पल बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि वो लोग बोल रहे होते कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग बहुत दूर तक आ गए, और अब तो हम लोग हमारे ही सिपाहियों को नहीं देख पा रहे यार। और तभी एक बंदा वहां पर जमीन पर देखते कहता है 1 मिनट आखिर ये क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि दूर से कुछ 2 ब्लेड्स उड़ती हुई आती है, और 2 बंदों की तो गर्दन ही उड़ा देती है।
और एक इंसान जमीन में से निकलकर किसी के गले पर वो जहरीली सुई मार देता है और पीछे से दो लोग आकर दो के गले काट देते और आगे वो लोग कहते कि वाह। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो दूसरी साइड है उन्होंने भी उससे निपट लिया होगा नहीं। और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि लोगों को मार दिया जाता है और यहाँ पर वही वो फैटल एनिग्मा होता है और कहता है वेल डन, और जाओ और जाकर ये झंडा वहां पर लहराओ। और दूसरा बंदा कहता है ठीक है सर। और इसी के साथ में वो ऊपर से झंडा लहरा रहा होता है लेकिन अपनी शक्ल छुपाकर। और जो नेमगंग फैमिली का बंदा होता है कहता है चलो, और लगता है कि वहां पर कोई भी हमारा अम्बुश करने के लिए नहीं खड़ा है और यही कहती चलो आगे बढ़ते हैं। वुमन वो देखते हुए कुछ सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, और अचानक से वो कहता है रुको, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। तो ये कहते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वुमन कहता है कि जिस बंदे ने वहां पर झंडा चलाया था और ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उसने है ना वो झंडा इस तरह से चलाया जैसे कि हम उसका चेहरा ना देख सके। नेमगोंग फैमिली का बंदा कहता है कि जो दुश्मन है वो अभी हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे, और जो इविल थ्रेड का दूसरा मेंबर है वो भी ऑलरेडी यहाँ पर दिख चुका है और अभी वो हमारा ध्यान भटाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको ये चीज नहीं करने दे सकते जो वो चाहते हैं। और ये कहते हैं कि मैं भी उसके साथ में एग्री करती हूँ, और दुश्मन ज्यादा से ज्यादा हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और हम उनको ज्यादा डैमेज कर सकते हैं अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और जो दुश्मन है उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैकअप भी बुला लिया होगा और हमें जल्दी जाना चाहिए। और इसी के साथ में सभी लोग जाते हो कहते ठीक है चलो, और सभी लोग अपनी फ्लाइंग टेक्निक इस्तेमाल करो और जल्दी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चलो। और वुमन कहता है कि मारा, और क्या तुम ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। मारा कहती ठीक है, और इसी के साथ में वो कूदते हुए वहां से ऊपर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मारा वहां पर जब उस पहाड़ की चोटी पर जाती है तो वो कुछ नोटिस करती है और जोर से चिल्लाती है कि अम्बुश। और वुमन सोचता है कि जैसे मुझे उम्मीद थी, और वो कहता है ये एक अम्बुश है। और ये कहते क्या, वुमन कहता जल्दी से वहां पर उस दो खाइयों के बीच में से वापस आ जाओ सभी लोग। और तभी एक बंदा कहता उसको पता चल गया यार, और जल्दी से शुरू से उसको मार दो सबसे पहले। और इसी के साथ में मारा उन तीनों की तरफ जाती है और उन तीनों को एक ही बार में मार डालती है और वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते और कोई कहता अरे यार उन लोगों ने यहाँ पर एक बॉम्ब सेटअप करके रखा था और जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन भागने से पहले कई सारे लोग उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आकर मरने लगते और अभी भी आधे लोग अंदर ही फंसे होते। एक जो सैवेज एनिग्मा होता है वो कहता है कि वाह, और तुमने हमारे उस बॉम्ब की लाइन को देख लिया और इसको काट भी दिया, और जो ब्लास्ट है वो आधी ही डैमेज कर पाया तुम्हारे कारण, और तुम तो अब गए काम से। और इसी के साथ में वो इनविजिबल ब्लेड्स फेंकता है मारा की तरफ, और मारा को सीन को छोड़कर हम कहीं और पत्थर गिरते हुए देखते हैं जहाँ पर कि वुमन जाते हुए अरे यार, और यहाँ पर लगातार बहुत सारे पत्थर गिरते ही जा रहे। और इसी के साथ में वो पत्थरों के दो दो टुकड़े करने लगता है और दूसरे लोग कहते हैं थैंक यू। और एक बंदा कहता है कि ये तो अभी या फिर कभी नहीं, और इसीलिए हो सके उतनी जल्दी अपने आप को बचाओ। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारे पत्थर जैसे गिर रहे होते और लोग चिल्ला रहे होते कि मुझे बचाओ मेरा पैर। और ये मन में सोच रहे होते कि ये सब मेरी गलती है, और बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि मैंने वुमन के शब्दों को इग्नोर किया, और अगर मैंने बस उसकी वार्निंग को सुना होता तो हम लोग इतने सारे लोगों को ऐसे फालतू में नहीं खो बैठते। और मुझे कुछ करना होगा ये सब फिक्स करने के लिए, और भले इसमें मेरी जान चली जाए। और इसी के साथ में जब ये वहां से जाती है तो पीछे वो नेमगोंग फैमिली का बंदा भी कहता मिस्ट्रेस, और वो मन में सोचता कि अगर हम उनमें से एक भी इंसान को बचा सकते तो मैं भी अंदर कूद जाऊंगा। और जो बैकडू गन होता है वो कहता हाँ इडियट्स कही के, और वो लोग जैसे ही अंदर गए हैं वो वैसे मारे जाएंगे अब। और यही वहां पर एक इंसान को वहां से फेंकते हुए कहते कि चलो, और जिन लोगों के जिंदा बचने के ज्यादा चांस है उनको जल्दी से यहाँ से बाहर फेंको। और इसी के साथ में कुछ लोगों को बाहर फेंका जा रहा होता है और दूसरी तरफ और हम देखते कि वो बंदा वहां पर जमीन पर लैंड होता है, कहता थैंक यू मिस्ट्रेस बैक ये। और जो नेमगोंग फैमिली का बंदा होता है हम अभी के लिए यही चीज कर सकते हैं और कुछ नहीं। और वो लोग दूसरों को वहां से फेंके जा रहे होते और सभी लोग वहां पर साइड में गिरते हुए बोल रहे थे थैंक यू। और एक बंदा कहता है कि मिस्ट्रेस ये और मास्टर नेमगोंग वो साथ में मिलकर वॉरियर्स को बचा रहे, और तुम लोग ऐसे देखो मत, और जो लोगों को तुम्हारी तरफ फेंका जा रहा है उनको कैच करो। और एक बंदा कहता अरे यार, और वो लोग मारे जाएंगे अगर चीजें ऐसे चलती रही। और एक बंदा कहता जरा वो देखो, और बहुत बड़ा सा पत्थर गिर रहा है, और वो उस ये और नेमगोंग के ऊपर गिर रहा होता है। और तभी कोई बोलता जल्दी से भागो और तुम इसको डॉज नहीं कर सकते। और नेमगोंग कहता है कि अरे यार, और हम तो गए काम से। और वो ये मन में सोचते कि इतने सारे लोगों को मेरे हाथों से मेरे कारण मारे गए वो लोग, और इतने सारे लोगों की मौत का कारण बनने के बाद में मैं ऐसे भाग नहीं सकती, और मैं एक और इंसान को बचाने के बाद में मरूंगी। और तभी हम देखते कि उस पत्थर के कुछ टुकड़े होने लगते और वुमन वहां पर आकर बहुत सारे उस पत्थरों के टुकड़े कर देता है। और वो कहता चलो, और अब इन पत्थरों से निपटना ज्यादा आसान रहेगा, और जो दुश्मन है वो हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैं जल्द से जल्द वहां पर जाकर उनके प्लान्स बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। और जो ये होती है वो कहती है वुमन, और वो कहती है अनबिलीवेबल, और वुमन ने हमें बचा लिया। और दूसरे लोग कहते इतना बड़ा पत्थर उसने ऐसे ही काट दिया। और नेमगोंग वो बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है, और हम इस जैसे किसी महान इंसान को जानते नहीं थे कि वो हमारे साथ में ही था, और मुझे खुद पर शर्म आ रही है यार। और ये कहते कि सभी लोग उससे बहुत ज्यादा रूड थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डालकर उन सबको बचाया, और मैं माफी चाहती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी वुमन। और एक बंदा कहता अरे यार वो एसोल कहीं का,
और हम देखते हैं कि कहीं पर जो वो नेमगुंग और ये भाग रहे होते हैं और नेमगुंग कहता चलो और हम लोग भी अब उनके पीछे जाएंगे और हमें भी दिखाना चाहिए कि हम कितने ज्यादा शुक्रगुजार है। और सभी लोग वुमन के ही पीछे जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर जो मारा होती है वो इनविंसिबल ब्लेड को साइड में फेंक देती है और वहां पर खड़ी होती है। जो सेवेज एनिग्मा होता है वो कहता है कि ये एक असेसियन की मूवमेंट्स है और ये कोई ऐसा नहीं है जिसको कि मुझे कम समझना चाहिए। और वो हंसते हुए अपनी जगह से गायब हो जाता है परछाई में। और मारा वो देखती है और वो साइड में देखते हुए वुमन को देखती है और वो वुमन का नाम लेते हुए कहते हैं कि मुझे उसको फॉलो करना है। और वो भी ऊपर से जाने लगती है और सामने हम देखते हैं कि जो फेटल एनिग्मा, सेवेज एनिग्मा और कुछ गुंडे होते हैं। और वुमन कहता है ओह, और मैं समझ गया कि उनका जो प्लान है वो हमें यहीं से ब्लॉक करने का, हमें आगे नहीं जाने देना चाहते। और तभी हम देखते हैं कि सामने वाले लोग एक ब्लेड से हमला करते हैं और वुमन अपनी तलवार से उसको साइड में कर देता है। एक वो ब्लेड फेंकने वाला कहता है कि ये घटिया बच्चा और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान को बर्बाद करने की। फेटल एनिग्मा भी कहता है कि हमने हो सके उतने ज्यादा लोगों को मारने का प्लान किया था वहां पर उस खाई के बीच में, लेकिन चलो कुछ भी हो, लेकिन अब तुम्हें तो मरना ही होगा एसोल। और बहुत सारे वो जो डाइस जैसी चीजें होती है वो फेंकता है और वुमन अपनी तलवार घुमा घुमा कर उनको रोक देता है और वापस उन्हीं की तरफ फेंक देता है और उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। और एक बंदा कहता है अरे यार, और ये उसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस कर रहा है। और आगे वो फेटल एनिग्मा कहता है कि यार मैं इसके आर पर कुछ फेंक नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ में वो अपना गेम वाला टेबल ही यूसुंग पर मारता है, लेकिन यूसुंग उसको डॉज कर एक लात मारकर उसको नीचे गिरा देता है। सेवेज एनिग्मा कहता है ये बास्टर्ड। तभी यूसुंग उसके हमले को डॉज करता है और अपनी गोल्डन एनर्जी वाली तलवार चलाता है और उससे उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वुमन मन में सोचता है कि अभी इतनी ज्यादा डैमेज इस साइड पर करना काफी रहेगा और मैं बाकी सारे लोगों को पीछे फॉलो करने दूंगा और मुझे अभी हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए आगे वाली फोर्स को खत्म करने की। और हाँ, मैं कभी कभी इस वीडियो में यूसुंग का नाम ले लेता हूँ और यूसुंग वाले में वुमन का, क्योंकि सबके नाम याद रखना मुश्किल है, तो तुम लोग समझ लेना फोटो से ही यार। और आगे हम देखते हैं कि हमारा जो वुमन होता है वो वहां से कूदते हुए चला जाता है और वो दूसरे लोग कहते हैं कि अरे यार हम लोग उस बच्चे से हार के और उस बास्टर्ड को कोई तो पकड़ो। और मारा और यूसुंग भागे जा और हम देखते हैं कि मारा और वुमन वहां से भागे जा रहे होते। वुमन कहता गुड वर्क मारा, और हम लोगों को अब और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा लेकिन। और चलो यहाँ से अब चलते रहते और अंदर चलते और हम कहीं एक घर का सीन देखते जहाँ पर कि एक कुछ लकड़ी की ऐसी बनाई होती है दीवारें वगैरह और वहां से सिपाही लड़ रहे होते और एक तरफ कुछ लड़कियां वगैरह होती है और जो तीर चला रही होती है और दूसरी तरफ वही कुछ गुंडे होते और वो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होते और कोई बोलता है कि उनकी फोर्स यहाँ पर आई जा रही है और आगे पुश करो। और एक लड़की कहती है कि हमारे सिपाही ज्यादा समय तक उनको रोक नहीं पाएंगे और ये जो बास्टार्ड है ये यहाँ पर कैनियन से भागते हुए आए और हमें अभी तक समझ जाना चाहिए आखिर क्या चल रहा था। और वरना कोई अपने आप को ऐसे ही एक सिपाही की फैमिली बुला सकता है कि, और कितनी शर्म की बात है। और क्या हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले और वो लड़की वहां पर खड़ी होती है और इसी के साथ हमारा कि एक लड़की सोच रही होती है कितनी शर्म की बात है, क्या हम सभी लोग यहीं पर मरने वाले। और वो साइड में देखते और एक लड़की तीर चला रही होती है और वो मन में सोचते लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। और वो स्पीच देते हुए बोलती है कि अटेंशन, और हम सभी लोग हार नहीं मान सकते और हमें जीतना ही होगा और जल्दी हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन है वो यहाँ पर टूटने वाली है, तो इसीलिए तुम लोग एक स्क्वायर फॉर्मेशन बनाओ और हमले की तैयारी करो। तो सभी लोग उसके साइड में आ जाते और ऐसे चौरस ऐसे फॉर्मेशन बना लेते और वो लोग कहते हम समझ गए मैडम। और आगे वो लड़की कहती कि है रिम, और तुम इस स्क्वायर के अंदर ही इंतजार करना और अगर हमारे फॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई क्रैक हो रही है या कोई भी इंसान मरे तो तुम्हें सपोर्ट करना होगा। तो एक लड़की कहती समझ गई। और आगे वो बीच वाले लड़की कहती कि प्रिंसेस नामार, और अगर तुम यहाँ पर दुश्मन से कोई भी हमला देखो तो उनके कमांडर को टारगेट करना। तो वो लड़की कहती ठीक है। और हमें बताया जाता कि प्रिंसेस नमार, सुरान और हैरिम और ये लोग यहाँ पर जो दूसरे गुंडे वाले वॉरियर्स थे इनको यहाँ से भगाने के इंचार्ज थे। और जो गुंडे वाले वॉरियर्स वो यहाँ पर अपने आप को एक मुश्किल पोजीशन में पा रहे थे और इसीलिए उन लोगों ने जाकर इविल थ्रेड के साथ में अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जो सामने वाला इविल थ्रेड था उनको आयरन ब्लेड हाउस से थोड़ी परेशानी हो रही थी और नेमगोंग फैमिली से भी। और इससे पहले कि आयरन ब्लेड हाउस और नेमगोंग फैमिली यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेमार के सारे सिपाही को खत्म कर देंगे और बाद में साथ में मिलकर आयरन ब्लेड हाउस और नेमगोंग फैमिली को भी मार देंगे। और अगर तुम अलग अलग इनसे लड़ोगे तो तुम पक्का हारोगे। और इसीलिए इविल थ्रेड ने भी बिना सोचे इनको हाँ कर दिया और साथ में मिलकर यहाँ पर लड़ने का मतलब था कि वो लोग जीत सकते थे। और अंत में जो इविल थ्रेड था उन्होंने दूसरे जितने भी साथी फोर्स थे उनको यहाँ पर आने से रोकने का निश्चय किया था। और जो यहाँ पर ये लड़की है सुरान, इसने ऐसे दिखने की कोशिश की थी कि इसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी बेचैनी छुपा नहीं पा रही थी और किसी भी पल जो फॉर्मेशन थी वो टूटने वाली थी और बाद में उनको सबसे पहले मेंबर से लड़ना होगा जो कि इविल थ्रेड का था और सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम, और जो उनका बहुत ही बड़ा दुश्मन था जिनका नाम था एरोवुड वॉरियर्स, जो कि अभी ये सामने गुंडे दिख रहे वही होते। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन लोगों को काटे जा रहा होता है और वो लोग चिल्लाए जा रहे होते हैं और मारा भी उसके साथ में होती है। वुमन मन में सोचता है कि मुझे एक साइड से दवाई की गंध आ रही है और दूसरी साइड से मुझे लड़ने की आवाज सुनाई दे रही है, तो चलो मैं जाकर सबसे पहली वाली जगह पर चेक करता हूँ। और वो कहता मारा, इन लोगों को मैं तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। मारा कहती ठीक है, और वहां पर उनको मारे जा रही होती है।
वुमन कहीं पर जाता और वो देखता आखिर ये लोग किससे लड़ रहे हैं और क्या यहाँ पर हमारे सिवा भी कोई है जो कि पहले आ गया था। और वुमन कहता तो जाकर मुझे उनको बचाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आखिरकार दोस्त होता है। और इसी के साथ में वो उन गुंडों के ऊपर से कूदते हुए जा रहा होता है। एक बंदा कहता आखिर ये बंदा है कौन, और ये हमारे सामने वाले गेट को तोड़ करके से आ गया। और सामने वाली उन लड़कियों में से एक कहती है कि आखिर तुम कौन हो। और वुमन कहता मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और एक जो लड़की होती है वो कहती आखिर वो कौन है, और उसके कपड़ों को देखकर तो लग रहा है कि वो आयरन ब्लेड हाउस से। और दूसरी लड़की कहती जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पर जस्टिस फैक्शन में इसके जैसा टैलेंटेड इंसान मैंने कभी नहीं देखा यार। और वुमन वहां पर बीच में खड़ा होता है कहता है कि इन सबको मार डालो। और दूसरे लोग कहते हैं ये आयरन ब्लेड के कपड़ों वाले इंसान को सबसे पहले मारो। और वुमन कहता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं है। और वो मन में सोचता एक सेकंड रुको, और ये जो इनके कपड़े है ये तो एरो ब्रूट वॉरियर है ना, जो कि स्कारलेट स्मोक क्लैन के बीच में से। और उसको याद आता कि ये बास्टर्ड यही तो थे जो जिसने कि हम पर तब हमला किया था जब हम व्यापारी ग्रुप के साथ में थे। और जो मेरे नाना जी वो भी इन्हीं को ढूंढ रहे होंगे। और अगर मैं अभी बीच में पड़कर इन सबको मार दूं तो मैं अपने नाना जी की बहुत मदद करूंगा। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार चलाता है और वो कहता है तुमने अनगिनत लोगों को मारा है। हाँ? और इसी के साथ में वो जब एक तलवार मारता है तो साइड में लोग भी उड़ने लगते हैं और मरने लगते हैं। वो मुन कहता 10, 20, 30 और मुझे और कितने लोगों को मारना होगा इससे पहले कि ये सब खत्म हो। और इसी तरह से वो सभी को काटे जा रहा होता है। और जहाँ पर वो लड़की होती पीले बाल वाली, वो मन में सोचते मुझे पता नहीं आखिर वो कौन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमें अभी के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे वो कहते चलो और ये हमारा मौका है और हमारी फॉर्मेशन को छोड़ो और सामने बढ़ो और उस बंदे को फॉलो करो और साथ में जाकर चार्ज करो। और सभी लोग वुमन के पीछे आकर दूसरों पर हमला करने लगते हैं। और दूसरे सामने वाले गुंडे कहते कि उन लोगों ने फोर्स ज्वाइन कर ली और इससे पहले कि वो ये सब कुछ उसी एक बास्टार्ड के कारण हुआ आयरन ब्लेड हाउस से आए हुए। और तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और कोई कहता है कि ये एसोल कहेगा और आखिर ये अंदर कैसे आ गया और ये चूहे जैसा बास्टार्ड। और हम देखते हैं कि ये उन इविल थ्रेड में से सबसे बड़ा मेंबर होता है। और वुमन कहता हो और मैं समझ गया कि तुम सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम से हो नहीं। और सामने वाला वो बंदा वुमन की तरफ आता है कहता तुम छोटे बच्चे और इसको तुरंत मार दो। और टोटल वो 5 लोग होते हैं। वुमन कहता है कि हाँ और तुम आ जाओ मेरी तरफ। और इसी के साथ में 2 लोग एक साथ में वुमन पर हमला करते और वुमन जब अपनी तलवार से उनको रोकता तो बाकी तीनों भी एक साथ में हमला करते। और हम देखते कि वुमन जमीन पर आ जाता है और उसके पैर भी जमीन में धंस जाते और उन 5 लोगों के हथियार वुमन की तलवार पर होते और वो लोग कहते ये बास्टर्ड। और वुमन अपनी ताकत से उनको रोके जा रहा होता है और साइड में धक्का देकर ऊपर फेंक देता है। और वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे और चलो देखते हैं आखिर तुम कब तक ऐसे टिक पाओगे। और वापस 5 लोग एक साथ में हमला करते। वुमन मन में सोचता है कि मुझे अपनी चीख को अपने पैरों पर फोकस करना होगा और एक सरप्राइज अटैक करना होगा। और इसी के साथ में वो अपने पैर से एक लात मारता है और एक बंदे का नीचे से जबड़ा तोड़ देता है। और दूसरे बंदे का भी एक मुंह पर लात पड़ती है और एक वो टकले बंदे के थोड़े आंख पे लग जाती है। और जिन 2 बंदों को लात पड़ी होती है वो तो एक तो मर ही जाता है और दूसरा उल्टिया कर रहा होता खून की। और दूसरे जो ट्विंस होते हैं वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, और उसने उन दोनों को ही एक बार में मार दिया। और जो टकला बंदा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और आखिर वो हम में से बेस्ट लोग जो कि पीक तक पहुंच चुके हैं उनको इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और टकला बंदा मन में सोचता है एक मर चुका और दूसरा जल्द ही बहुत ज्यादा खून बहने के कारण मारा जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। और आगे वो कहता है कि अरे यार, और देखने से तो लगता है वो बस 20 साल का होगा और उसके पास में इतनी डरावनी ताकत है और वो एक आयरन ब्लेड हाउस का आदमी है आखिरकार। और इसी के साथ में वुमन कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो मार्शल आर्ट है वो आयरन ब्लेड हाउस का नहीं है। और सामने वाले जो ट्विंस होते हैं वो कहते हैं तुमने हमारे बड़े भाई को मार दिया और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वुमन कहता है कि मैं भी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें अभी मारना वो भी मेरी चॉइस है, ना कि हमारे आयरन ब्लेड हाउस की। और इसी के साथ में वहां पर वो दोनों ट्विंस वुमन पर हमला करते और वुमन उनसे लड़े जा रहा होता है। तभी पीछे से नेमगोंग और ये भी आ जाते। नेमगोंग कहता है कि ये एयरवुड वॉरियर बास्टार्ड को मारो और चार्ज करो। और वो टकला बंदा कहता है अरे यार, और क्या वो हमारा गेट टूट चुका है और आखिर सेवेज एनिग्मा और फेटल एनिग्मा का क्या हुआ। वुमन कहता है कि ये अभी समय नहीं कि तुम दूसरे लोगों की चिंता करो, समझे। और इसी के साथ में वो टकला बंदा कहता है वो गायब हो गया और दूसरे जो ट्विंस होते हैं वो कहते हैं पता नहीं कहाँ पर। और तभी वो टकला बंदा साइड में देखता है और कहता है वो इस तरफ से आ रहा है। और तभी वो एक हमला करता है और वुमन उसकी तलवार को रोकता है और मन में सोचता है अनबिलीवेबल, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे इन डिवाइन मिराज स्टेप को अच्छे से देख लिया हो। और ये पक्का मेरे सामने जो टकला बंदा ये एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे लगातार उस पर हमला करते रहना होगा। और इसी के साथ में वो उनसे लड़े जा रहा होता है। टकला बंदा मन में सोचता है उसकी स्वॉर्ड स्टाइल ये खतरनाक है यार, और वो ताकतवर और खतरनाक बंदा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन के साइड से दोनों ट्विंस हमला करते और वुमन एक बार के लिए उनमें वापस उलझ जाता है। वो टकला बंदा मन में सोचता है मैं इन ट्विंस के कारण जिंदा बच गया, लेकिन अब मैं इस बंदे से और ज्यादा लड़ने की कोशिश नहीं कर सकता और अभी मेरा चांस है और अभी या फिर कभी नहीं। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और दोनों ट्विंस कुछ नोटिस करते और साइड में हट जाते और वो लोग भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमला करते। वुमन कहता तो वो लोग अब पूरी ताकत लगाने वाले हैं तो चलो, और मुझे भी अपने आप को अब रोकना नहीं चाहिए। और वुमन मन में सोचता है कि मैं अपनी बेस्ट एनर्जी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा
और इसी के साथ में जब टकला बंदा इस्तेमाल करने वाला होता है अपना वार, और वुमन अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे छोटी छोटी एनर्जी के गोले जैसे निकल कर गिर रहे हो बारिश की तरह, या फिर किसी दिवाली के समय पटाखे में से निकलते वैसे। और जो वो ट्विंस होता है वो कहते 1 मिनट, और ये तो स्पिरिट स्वॉर्ड शावर और अनबिलीवेबल। और टकला बंदा कहता आखिर वो इतनी सारी स्पिरिट स्वॉर्ड कैसे फेंक रहा है, और वो सारी स्वॉर्ड जो होती है वो नीचे गिर गिर कर उनके आर पार निकल जाती है, और वो टकला बंदा भी उसकी हालत खराब हो जाती है और कहता इम्पॉसिबल। और एक इंसान जो कि ये स्पिरिट स्वॉर्ड का पूरा तूफान ला सकता है, और वुमन बहुत ज्यादा थक जाता है। और हम देखते हैं कि सामने वो दोनों बंदों में से जो ट्विंस होते हैं वो तो मारे जाते हैं, और टकला बंदा अपने घुटने पर होता है और कहता है सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम। और वो एक किसी अनजान बास्टार्ड के हाथों से हार गए, और उसके पूरे शरीर में छेद हुए होते हैं और वो भी मर जाता है। और जो यही होते हैं वो कहते उस बंदे ने सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम को भी मार दिया, और सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम मर चुका है। और एक जो लड़की होती है कहते मुझे पता नहीं आखिर वो कौन है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। दूसरी लड़की भी कहती कि हाँ हम उसी के कारण जिंदा बच गए। और इसी के साथ हमारा ये वुमन ने वहां पर सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम को हरा दिया होता है। और एक बंदा कहता है 1 मिनट, और ब्लड फ्लेम मर चुका है, और तो क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? तो जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं अरे यार, और तभी कोई चिल्लाता नहीं अभी तक नहीं। और इसी के साथ में वो लोग साइड में जितने भी लोग होते हैं उनको एकदम से मारने लगते हैं और बोलते हैं कि भागो यहाँ से। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर 2 लोग आते हैं, जो कि होता है कि सेवेज एनिग्मा और फैटल एनिग्मा। और उन दोनों के जैसे मुंह से लाल टपक रही होती है, और वो लोग बिल्कुल डीमन ही लग रहे होते हैं यार। और एक बंदा कहते वो लोग बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर जैसे लग रहे। वुमन मन में सोचा कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए यार, और यहाँ तक कि जिन लोगों को मैंने इतनी मेहनत करके बचाया था वो भी उनके हाथों से मारे गए। और तभी वुमन गुस्सा होता कहता ये फकिंग बास्टार्ड्स। और उनको इस तरह से देखकर मुझे एक चीज याद आई जो कि मेरे नाना जी ने कही थी। और जो पाम एम्परर होता है वो बता रहा होता है हमारे इस मुरिम की दुनिया में कुछ गंदी ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है, और उनमें एक ऐसी ट्रिक्स भी है जिसमें कि वो लोग लेटेंट पावर को ट्रिगर करने वाला इस्तेमाल करते हैं, और किसी तरह की सुई का इस्तेमाल कर वो बहुत ही बड़ा हमला कर सकते हैं, और या फिर यहाँ तक कि कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक है जिसमें कि ड्रग का इस्तेमाल कर तुम लेटेंट पावर का इस्तेमाल कर उसको ट्रिगर कर सकते हो, और फिर अपने सारे सेंस को जैसे पैरालाइज कर सकते हो। और ये जो करने वाली जगह है वो होती है ब्लैक बुल गैंग। और वुमन मन में सोच रहा होता है द ब्लैक बुल गैंग। और जो कलर एम्परर है वो 8 हेवनली मार्शल एम्परर का लीडर है, और साथ ही में जो जस्टिस सेक्ट की 3 ताकत है, इविल सेक्ट और ब्लैक सेक्ट। और यहाँ पर जो ब्लैक बुल गैंग है वो जाने जाते कि वो कभी भी यहाँ पर इस क्लैन के इलाके में आए नहीं थे, लेकिन अब लगता है चीजें बदल चुकी है, और इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सामने जो दोनों ही एनिग्मा होते हैं वो लोग एक हमला करते हैं, और नेमगुंग कहता है कि भागो यहाँ से, और दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग यहाँ पर साथ में हमला कर रहे हैं। और वुमन ऊपर से कूदते हुए कहता मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। और इसी के साथ में वो अपने पैर में ची का इस्तेमाल करता है और जमीन पर एक लात मारता है, जिससे कि जमीन थोड़ी ऊपर आ जाती है, और उन दोनों की जो ब्लेड और जो वो गोटी वगैरह होती है वो सब उस जमीन से टकरा जाती है। और नेमगम कहता है कि हम लोग ठीक है यार, और हम लोग अपनी जान खो बैठते अगर एक भी पल देर हो जाती। और इसी के साथ में वो सेवेज एनिग्मा घुर्रा रहा होता है, और ये कारण कि जो फैटल एनिग्मा और सेवेज एनिग्मा वो इतना ज्यादा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग बस यहाँ पर इस नेमर के सिपाही को मारना ही नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही में वो कुछ समय बर्बाद करना चाहते थे ताकि वो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल कर सके। और साथ ही में ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव ड्रग है जो कि एक तरह का स्टेरॉइड है जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है, और वो चेक करना चाहते थे ये ड्रग कितना काम कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहले वो चाहते थे कि उनके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो इस ड्रग का इस्तेमाल करें, लेकिन इतना समय नहीं मिला क्योंकि वुमन ने आकर उन सबको मार दिया था। और जब उनका बड़ा भाई सेलेस्टियल ब्लड फ्लेम मारा गया तो ये दोनों इंसानों ने बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, और साथ ही में वो ड्रग ले लिया और वुमन की तरफ बढ़ पड़े। और जैसा कि इविल थ्रेड को शक हो रहा था, जो ड्रग ब्लैक बुल गैंग ने इनको भेजा था उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। और इतना ही नहीं, ये बस किसी की ताकत को बढ़ा नहीं रहा था, लेकिन साथ ही में उनका दिमाग भी पूरी तरह से खत्म हो जा रहा था। लेकिन जब इस दवाई का इफेक्ट जाता था तो ये सामने वाले की ताकत पूरी तरह से खत्म ही कर डालता था। और ब्लैक बुल गैंग उन लोगों ने जानबूझकर इसका साइड इफेक्ट उनको बताया नहीं था। और हम देखते कि ये दोनों ही एनिग्मा वुमन पर हमला किए ही जा रहे होते, और जो ये होते वो मन में सोचते अरे यार, और वो लोग हर जगह से हमला कर रहे हैं और कोई ओपनिंग भी नहीं दिख रही है, और क्या हमें ये सब कुछ वुमन पर ही छोड़ना पड़ेगा। और वुमन एक दीवार से इन सबको रोक रहा होता है, और मन में सोचता है कि इसकी भी एक लिमिट होती है यार, कि मैं इनको कितना इससे ब्लॉक कर पाऊंगा, और मुझे इनकी सारी स्पीड वगैरह और रोटेशन को ध्यान रखना होगा, और ये सबसे बेस्ट डिफेंस होगा कि लाइंस। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो हमले हो रहे होते हैं उनके बीच में पेंटिंग की तरह लाइन दिख रही होती है, और वुमन कहता है कि ड्राइंग लाइंस। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से कूदता है और उन्हें लाइंस के अनुसार ही वहां से जाने लगता है, और उसकी तलवार में से भी काला ओरा दिख रहा होता है। यही मन में सोचते कि ये तो बिल्कुल पेंटिंग लाइन जैसा लग रहा है जो कि ब्रश से की जाती है, और वो वहां पर जितने भी ये जो छोटे मोटे घोटी है उनको इससे मार रहा है, और उसकी स्पीड इनक्रेडिबल है यार। और जो दोनों एनिग्मा होते हैं वो चिल्लाते कि मरो, और वुमन कहता ठीक है चलो तो इसको खत्म करते हैं। और इसी के साथ में वो बोलता है विंड फ्यूरी स्टॉर्म, और
उसके हमले से सामने वाले जो एनिग्मा होता है वो भी एक हमला करते हैं और वुमन मन में सोचता है कि मैं अपने एक और एनर्जी स्वॉर्ड शावर इस्तेमाल करने वाला हूँ इस विंड फ्यूरी स्टॉर्म में। और इसी के साथ में जो उसने पहले वाला हमला किया होता है बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड उसमें से निकलती है और जो दोनों एनिग्मा होते हैं वो जानवरों की तरह ही चिल्लाए जा रहे होते, लेकिन उस हमले से उनके भी शरीर में बहुत सारे वो छल्ली छल्ली हो जाते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन जब वो हमला करता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है और मन में सोचता है मेरा डेंटियन अपनी सारी ची को खो चुका है यार, और क्या मैंने कुछ ज्यादा ही ची का इस्तेमाल कर लिया था। और जब वो वहां से नीचे गिर रहा होता है तभी मारा आकर उसको कैच कर लेती है और वुमन कहता है थैंक्स मारा। मारा कहते ये तो कुछ भी नहीं और वुमन ऐसे मुस्कुरा रहा था। यही है वो देखते हो कहते संग वुमन और उसने कर दिया और सभी लोग चीयर कर रहे होते और बोलते कि आयरन ब्लेड हाउस और नेमगंग हाउस ने इन गुंडों को हरा दिया और हमने कर दिखाया। और जो बेगडू गन होता है वो मन में सोता ये गांव के इडियट्स और ये तो मेरी मदर से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो एसोल, और क्या होगा जब उसको ये पता चलेगा हमारे परिवार के बीच की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। और इसी के साथ में हम ये सब कुछ खत्म होने के बाद का सीन देखते जहां पर कि वो जो तीनों लड़कियां होती है एक बोलती कि उसका मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था यार और वो उम्र में तो हमारी उम्र का लग रहा था। दूसरी एक लड़की कहती हाँ सच में, और आज मुझे खुद से बहुत ही ज्यादा निराश हो रही थी मैं, क्योंकि मुझे पहले अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और जो बीच वाली प्रिंसेस होती है वो कहती है कि क्या आयरन ब्लेड हाउस सच में इतना महान था और मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा ताकतवर ड्रैगन एग्जिस्ट करता था इस जगह पर। और दूसरी लड़की कहती है कि हम जल्दबाजी में यहाँ से बाहर आ गए और उसको थैंक यू भी नहीं बोला। एक और लड़की कहती है ओ हाँ, और लेकिन हम इसके बारे में और कुछ ही नहीं कर सकते ना क्योंकि हम लोग अभी तो थोड़े रूड लगेंगे। और दूसरी वो लड़की वापस बोलती है कि हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर वो है कौन जैसे ही हम लोग वापस जाए, और वो इंसान इस पूरी मुहिम की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और एक दूसरी लड़की कहती है हाँ, और वो मन में सोचती मुझे उम्मीद है कि हम वापस जरूर मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये बोलते कि मैं सच में माफी चाहती हूँ सेकंड कजन। और दूसरा जो नेमगंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी माफी चाहता हूँ वुमन। और वुमन कहता है हाँ तुम्हें माफी मांगने की जरूरत तो नहीं है। और पीछे कुछ लोग होते जो 10 स्वॉर्ड के मेंबर होते वो कहते कि हम भी माफी चाहते हैं। वुमन कहता मैंने कहा ना कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ये कोई ऐसी चीज है जो हमने साथ में मिलकर हासिल की है। और बेगडुगन उसको देख रहा होता और वो मन में सोचा ये सभी लोग पागल है यार, और वो लोग एक गांव के बंदे के सामने अपना सिर झुका रहे बस ऐसा इसलिए क्योंकि वो कि एक लड़ाई के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है और पैथेटिक गंदे बास्टर्ड्स कहीं के। और इसी के साथ में हम देखते कि रात हो चुकी होती है और वुमन बोल रहा था कि तुमने आज बहुत मेहनत की मारा। और मारा कहते ये कुछ नहीं था। वुमन कहता लेकिन आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है मारा। मारा कहते लक्ष्य। वुमन कहता कि हाँ लक्ष्य जैसे कुछ सपना वगैरह कि तुम क्या करना चाहती हो जिंदगी में। तो मारा कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर बोलती कि मुझे नहीं पता। वुमन कहता क्या ये हो सकता है कि तुम उस विलन को ढूंढना चाहती हो जिसने की तुम्हारे इनविजिबल असेसन के ग्रुप को मारा था जिसके की तुम हिस्सा थी और बदला लेना चाहती हो। मारा कहती बदला नहीं। वुमन कहता नहीं ओ ऐसी बात है। मारा कहती ये बदले के नेल नहीं है लेकिन हाँ मुझे वो विलन मिल चुकी है वो औरत। और वुमन मन में सोचता है ये एक औरत है जिसके पास में की ऐसी स्किल्स है वो इनविजिबल असेसन को भी मार सकती है। और ये कोई ऐसी जो कि मारा जिसने कि पूरा समय आयरन ब्लेड हाउस में बिताया और उसको पता चल गया हो तो। और आगे मारा बोल रही थी कि जो विलन है वो बैक है रियोंग, लेकिन तभी वुमन उसका मुंह बंद कर लेता है और वो उसको ची का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे वॉइस ट्रांसमिशन से बताओ और जोर से मत बोलना। और पीछे से जो बेगडू गन होता है वो मन में सोचता है एक मिनट क्या। और इससे पहले कि वुमन ने उसका मुंह कवर किया वो पक्का मेरी मम्मी का ही नाम बोलने वाली थी। और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इनविजिबल असिस्टेंट्स का ग्रुप। और उसके बाद में हमें पता जाता है कि वुमन ने मारा से है ना वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और जब उसने उस विलन का नाम सुना जिसने कि पूरे उस असिस्टेंट के ग्रुप को मार दिया था वो था बैक है रियोंग। और बाद में वुमन को और भी ज्यादा एक सच्चाई पता चली और ये इंसान जिसको कि बैक है रियोंग मारने की कोशिश कर रही थी वो यूजिन मर्सिनरी क्रॉप्स का एक मालिक था जो कि बहुत ही कुछ समय पहले अभी उसको वो दिवालिया घोषित हो चुका था। और बाद में ये दोनों ही जो है रियोंग और जू रियोंग है इन दोनों सिस्टर ने उसके बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो मालिक था वो लकीली एक इस जो उसको मारने की कोशिश की गई थी उससे बच चुका था इनविजिबल असिस्टेंट के हाथों से। और बाद में पता चला कि वो अपने महल के अंदर ही कहीं उसको जहर देकर मार दिया गया था। और वुमन मन में सोचा उन्होंने कहा था कि ये कारण कि वो जो मालिक था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से और बच गया था ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो डीमन स्पेयर था उसने उसकी मदद की थी और जो कि वहां पर उसके होटल में ही रुका हुआ था। और सारी चीजें अभी एक जगह पर फिट होती जा रही है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है कि वुमन मन में सोच रहा होता है कि सारी चीजें अभी मुझे एक एक जगह पर आती हुई दिख रही है। और जो बैक हैरियोंग और जूरियोंग थी वो दोनों मर्सनरी क्रॉप्स को अपना बनाना चाहती थी और इसीलिए उन लोगों ने इनविंसिबल असेसियंस को कहा था कि वो उसके लीडर को जाके मार दे। लेकिन अचानक से स्पीयर डीमन के वहां पर आने के कारण जो कि किसी तरह के नेचुरल डिजास्टर जैसा था और इसीलिए वो जो कत्ल करने का प्लान था वो फेल हो चुका था। और जो हैरियोंग थी वो डर गई कि कहीं उसका किसी दूसरों को पता न चल जाए और इसीलिए उसने सारे इनविजिबल असेसियन को जाके मार दिया। और उसके बाद में उसने
जो वो लीडर था उसको जहर दे दिया और सारे अपने तरीके इस्तेमाल किए। और बाद में मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें उन्होंने ओरिजिनली प्लान की होगी और बाद में जो ये मर्सिनरी क्रॉप्स था इनको आपस में बांट लिया। और ठीक है चलो, तो बेक जू रियोंग और हे रियोंग, मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म करूंगा। और इसी के साथ में हम आयरन ब्लेड के एक फैमिली ब्रांच का ऑफिस देखते हैं गांव के अंदर, जहां पर कि जो ये बैकडू गन होता है वो एक कबूतर से कुछ चिट्ठी बांधता है और कहता है कि ठीक है और जल्दी से मेरी मम्मी को बोल देना यार। और हम हे रियोंग के घर का सीन देखते हैं, जहां पर कि कोई बोल रहा था कि मैं माफी चाहता हूँ और इसमें लिखा था कि एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है और इसीलिए तो वो हे रियोंग कहती मैं समझ गया और अब तुम जा सकते हो। और जब हे रियोंग वो खत देखती है वो कहती 1 मिनट ये, और वो कुत्ता संग वुमन, और जिसको कि वो जिस कुतिया को वो अपने साथ में लेकर आया था वो लड़की, और अगर बाहर ये पता चल गया कि मैंने उस मर्सिनरी क्रॉप्स को पाने के लिए उसके मालिक को मारा था और तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ में वो कहते हैं गार्ड नंबर 3 अपने आप को सामने लाओ। तो वो आते हुए कहता यस मैम। तो हे रियोंग कहती कि मैंने तुम्हें पक्का कहा था ना कि तुम कोई भी सुराग भी पीछे मत छोड़ना, तो आखिर यहाँ पर एक इनविजिबल असिस्टेंट के में से एक इंसान जिंदा क्यों है। तो वो गार्ड कहता कि मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता मैम, और मैंने तो पक्का चेक किया था। और तभी हे रियोंग उसकी छाती में हाथ डाल के उसको मार डालती है। और आगे कहती गार्ड 5। तो एक और बंदा आता है और हे रियोंग कहती कि जाओ और जू रियोंग को जगा कर अभी के अभी यहाँ पर लेकर आओ। तो वो गार्ड बोलता है ठीक है मैम। और इसी के साथ में हम थोड़ी देर बाद में देखते जब हे रियोंग बोल रही होती कि इनविजिबल असिस्टेंट के ग्रुप के अंदर एक सर्वाइवर था और उसके सिवाय अभी वो उस वुमन के साथ में जा रही है। और जो जू रियोंग होती है वो कहते आखिर ये कैसे हो सकता है और अब तुम क्या करने वाली हो। और अगर ये बाहर चला गया बात कि हमने उस मालिक को मारा था क्योंकि हमें वो मर्सिनरी क्रॉप्स चाहिए था और वो सारी बेवकूफ़ चीज़ें जो कि इनविजिबल असिस्टेंट जो कि फेल हो चुके थे, तो हम गए काम से। तो हे रियोंग कहती है कि एक चीज़ है जो कि मैं जब तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब मैंने सोची है। जू रियोंग कहती तो आखिर अब तुम क्या करने वाली हो। हे रियोंग कहती कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तो काम से गए, लेकिन अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश करते और फेल होते तो भी हम काम से जाएंगे, तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी होगी और साथ में सक्सेसफुल भी होना होगा सेम रास्ते पर ही, और एकदम बेस्ट रास्ता है मेरे पास में। और जू रियोंग कुछ समझ नहीं पाती है और आगे वो मन में सोचती कुछ तो मुझे गलत लग रहा है। और एक पॉइंट के बाद से ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बहन है हे रियोंग वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होती जा रही है और बेरहम। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर कि जो नेमगंग फैमिली का बंदा होता है वो कहता है कि संग वुमन, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग भविष्य में वापस मिलेंगे और चलो, और जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे थोड़ा बहुत लड़ाई करके कुछ सीखना चाहूंगा। वुमन भी कहता है कि मैं भी, और मैं भी सीखना चाहूंगा तुमसे कुछ। और इसी के साथ में मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सफर सुरक्षित रहे, और दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर जो इवन होता है वो छोटा सा टाइगर वो वहां से भाग रही होती है और एक बंदा कहता है कि वाह, और ये जरूर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होगा नहीं, और कितना क्यूट है। और दूसरा एक बंदा कहता है एक बार जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमें भी खा जाएगा। और तभी ये वुमन के पास में आते कहते सेकंड कजन। वुमन कहता क्या हुआ। ये कहते कि तुम एक व्हाइट टाइगर को बड़ा कर रहे हो राइट। वुमन कहता कि हाँ। और ये कहते तो क्या मैं बस एक बार इसको ऐसे ही अपने हाथ में ले सकती हूँ, पेट कर सकती हूँ। वुमन कहता कि हाँ ठीक है तुम इसको पेट कर सकती हो। और ये थोड़ी डर रही होती है और कहती कि ये काटेगा तो नहीं राइट। और वुमन मन में सोचता है कि वो अपनी तलवार बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलाती है जिससे कि दुश्मन भी डर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन में इतनी डर जाती है यार। और वो वुमन कहता है कि इवन और तुम उसको काटना नहीं ठीक है। तो वो टाइगर ऐसे घुर्रा रहा होता है और ये उसके सिर पे हाथ फेर रही होती है, कहती वाह कितना सॉफ्ट है, और ये भी दूसरे टाइगर्स की ही तरह बड़ा होकर उतना खतरनाक बनेगा राइट। वुमन कहता कि हाँ भविष्य में तो ये भी बड़ा हो गए। और ये कहते कितना परफेक्ट होगा कि अभी ये बड़ा होना बंद हो जाए, और ये अभी कितना क्यूट है इसी साइज में। और आगे वो कहती हाँ सही कहा सेकंड कजन, और मैं तुम्हारे एक भतीजी की ही उम्र के आसपास क्यों, तो तुम मतलब कि तुम्हारे से उम्र में छोटी हो तो तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो। वुमन कहता वेल तो क्या मुझे अब अच्छे से बात करना छोड़ देना चाहिए। तो ये कहती कि हाँ वो मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। वुमन कहता ठीक है। और वो मन में सोचता है कि बेक ये है, वो भी इस तरह से मुस्कुरा सकती है। और जो वो टाइगर होता है वो वुमन को देख रहा होता है, और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो मारा होती है वो देखती है और थोड़ी मुस्कुराती है। और वुमन उसको देखते हुए सोचता है 1 मिनट क्या ये मेरा भ्रम था क्या, या फिर मारा ने अभी मुस्कुराया। और चलो ये अच्छी चीज़ें और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, और अब हम लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए वापस घर पे चले जाएंगे, और मदर और फादर और बच्चे वो सभी लोग ठीक होने चाहिए राइट। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके घर के वहाँ पर वुमन के जो पिताजी होते हैं वो उन बच्चों को बोल रहे थे ओए बच्चों, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के लिए ऐसे रोज रोज खाना बनाता हूँ, और आज मैंने बनाया तो एंजॉय करो। और वो लोग कहते हैं थैंक यू खाने के लिए। और सभी लोग बोलते हैं कि वाह ये कितना अच्छा है यार, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और वो जो वुमन के पिताजी होते हैं वो मन में सोचते क्यूट बच्चे कहेंगे, और वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसीलिए मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। जो जिन होती है वो मन में सोचते कि वुमन आज वापस आ रहा है और उसको कहीं चोट तो नहीं लग गई ना राइट। और तभी हम देखते हैं कि एक तीर जिस पे खत बंधा हुआ होता है वो वहां पर आकर वुमन के पिता के सिर के साइड में जाता है, और वुमन के पिताजी वो देखते और कहते ये क्या। और सभी लोग कहते एक तीर। तो जिन कहते ये कोई बड़ी चीज नहीं और तुम लोग शांत हो जाओ। और आगे वो कहती कि हनी जरा इसको देखो तो। और वुमन के पिताजी कहते समझ गया। और जब वो खत देखते हैं जिन कहते आखिर इसमें क्या लिखा है।
तो वुमन के पिताजी उस खत को देख रहे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि मेरे पास में तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है और इसीलिए अभी का अभी आयरन ब्लेड हाउस को तुरंत छोड़कर यहाँ से नॉर्थ फॉरेस्ट में आओ और वहां पर एक झोपड़ी और उसके अंदर के साइड में आ जाओ। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम अपने सबसे बड़े बेटे का है ना बिना सिर वाली बॉडी देखोगे। तो वुमन के पिताजी गुस्सा होते कहते कि हमारा बेटा, और एकदम से वो चिट्ठी छोड़ के वहां से भाग जाते बिना कुछ बोले। और वुमन की मम्मी बोलती एक सेकेंड रुको, लेकिन वुमन के पिताजी तब तक कूद कूद कर बहुत दूर तक जा चुके होते। और तभी वुमन की मम्मी भी वो चिट्ठी लेती और देखती कि कहती ओह तो ये शुरू हो गया। फिर वो एक बच्चे को कहती चो म्योम, और तुम्हारे कान काफी ज्यादा अच्छे और तुम बहुत ही तेजी से मूव कर सकते हो, तो इसलिए मैं तुम पर भरोसा करूंगी और मेरी बात ध्यान से सुनो अब मैं जो बोलने वाली हूँ। और अपने आप को एक भिखारी के रूप में अपना रूप बना लो और बाद में ये आयरन ब्लेड हाउस छोड़ो पीछे के दरवाजे से, और फिर जो नॉर्थ ईस्ट में एक जंगल है उस तरफ जाना। और तुम्हें किसी की भी अटेंशन को अपनी तरफ खींचना नहीं है और तुम्हें 50 जेंग दूर रहना होगा उस जंगल में। और 50 जेंग मतलब कि एक जेंग मतलब 3 मीटर होता है, तो अब तुम हिसाब लगा लेना। और आगे वुमन की मम्मी बोलती कि तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा दूर रहना होगा और लेकिन जो भी मैं बोलूँ अच्छे से सुनता। और अगर तुम मुझसे ये चिल्लाते हो सुनो कि क्या तुम मुझे यहाँ पर एक होस्टेज बनाने वाले हो, तो तुम्हें ये समझ लेना कि जो गुनहगार है वो ब्लडी क्लाउड एम्परर है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि वो हिस्सा है। और अगर मैं ऐसे चिल्लाऊं कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम समझ लेना कि जो गुनहगार है वो है बेक हेरियोंग और जूरियोंग। क्या तुम समझ गए? तो वो बच्चा कहता कि हाँ। तो जिन कहते ठीक है चलो अब चलते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन के पिताजी भाग रहे होते हैं, कहते भले ही कोई भी हो लेकिन मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा और जो भी मेरे बेटे के सिर का एक बाल भी छुएगा और मैं तुम सबको मार डालूंगा। ऐसा बोलते हुए वो भागते हुए वहां पर जाते और एक घर के अंदर कहीं नीचे जो अंडरग्राउंड सीढ़ियां जा रही होती उसमें चले जाते और कहते तुम बास्टर्ड। और आखिर वुमन कहाँ पर है? तो उसके सामने कुछ मास्क पहने हुए लोग होते हैं और वो लोग कहते किसे पता और आखिर वो कहाँ पर होगा। और तभी वुमन के पिताजी गुस्सा होते कहते ये सभी बास्टर्ड्स। लेकिन तभी उसको पीछे से जिन की आवाज आती कि जैसी उम्मीद थी और ये एक जाल था। और वुमन के पिताजी बोलते कि हाँ डार्लिंग। और जिन वहां पर खड़ी होती है और वो बोलती है कि वुमन को कैप्चर करने वाला वो और बाद में उसका इस्तेमाल कर हमें यहाँ पर लाने वाला तो कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान और स्किल वाला इंसान होगा। और अगर उतना स्किल वाला कोई होता तो वहां पर बहुत सारे रास्ते होते हमें मारने के उसके पास में, लेकिन ऐसे ये हॉस्टेज वाला सीन नहीं बनाना पड़ता उसको। और वुमन के पिताजी कहते ओ हाँ। और तभी जिन जोर से चिल्लाती तुम्हारी हिम्मत हुई और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और ये सारी उसकी जोरदार ये शेर की दहाड़ जैसी आवाज होती है और वो बाहर तक सुनाई देती है और जो बाहर बच्चा होता है वो भी सुनता है और वो मन में सोचता मैंने सुन लिया। और वो वहां से भागते हुए सोचता कि जो गुनहगार है वो है बेक हेरियोंग और जूरियोंग। और इसी के साथ में जो सामने जो असेसन होता है वो कहता है ये तो एक शेर की दहाड़ थी राइट, और मुझे पता नहीं क्या आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये यूजलेस है। और इसी के साथ हमारा ये जिन मन में सोच रहे होते कि यहाँ पर कुछ 30 लोग हैं जिनकी ची बहुत ही ज्यादा शार्प है और ताकतवर भी है। और यहाँ पर ये सभी लोग पक्का इनविंसिबल व्हाइट लोटस ग्रुप से है और इन लोगों ने बेक हेरियोंग से अपनी वफादारी की कसम खाई है, ना कि पूरे परिवार से। और आगे जिन बोलती कि तुम लोग सच में अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो और मैं समझ सकती हूँ कि वो जो कुछ सांप जैसी कुतिया है हेरियोंग और जूरियोंग, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और आगे कुछ बोलती नहीं। तो वो सभी लोग कुछ समझ जाते, आपस में देखने लगते और एक बंदा कहता तुम सॉन्ग फैमिली के लोग, तुम हमारे आयरन ब्लेड हाउस को बिलोंग नहीं करते हो और इसीलिए तुम्हारे पास में हक नहीं है कि तुम हमें कुछ बोल सको और इसलिए अब मरो। और तभी वुमन के पिताजी कहते तुम बास्टर्ड्स और एक मुक्का मारते। और ये इस टेक्निक का नाम होता है 36 पाथ स्टील डिस्ट्रक्शन फीस्ट। और वो बोलता है कि मेरी बीवी से दूर हट जाओ। और जब वो एक मुक्का मारता है तो सामने वाले दोनों लोग अपनी तलवार सामने लाते और उसके मुक्के को रोक लेते। वुमन के पिताजी मन में सोचते क्या, और ये स्किल जिसको कि मैंने सीखने में इतनी मेहनत की थी और आखिर ये लोग इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर दे रहे। और तभी पीछे से 2 लोग कूदते और वो एक हमला करते, लेकिन तभी वुमन की मम्मी कूदती और कहती कि तुम अभी लड़ाई पर ही फोकस करो। और वुमन के पिताजी कहते थैंक्स डार्लिंग, और वो एक मुक्का मार के दूसरे आदमी को उड़ा देते हैं। और ऊपर वुमन की मम्मी लड़ाई करते हुए मन में सोचते कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग हैं। और दूसरे जो सामने लोग होते हैं वो बोलते कि मुझे इनके बीच में गैप दिख रहा है, चलो और हम लोग ग्रुप में हमला करके इनको मारते। और तभी वो लोग साइड से हमले कर करके वुमन की मम्मी को बहुत ज्यादा तलवार से मार देते। और वुमन के पिताजी कहते डार्लिंग और तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और जोर से चिल्लाते। और इसी के साथ में वो एक मुक्का मारते, वही वाला 36 डिस्ट्रक्शन फीस्ट वाला। और एक बंदे के जो मुंह पे मुक्का पड़ता है तो वो मर जाता है। और इसी तरह से वो अलग अलग बंदों के मुंह पर मुक्का मारे जा रहे होते और वो सभी लोगों को उड़ाए जा रहे होते। और जिन मन में सोचती है कि वो उन लोगों को इतनी सिंपल स्किल के साथ में पुश नहीं कर सकता था। और जो ये 36 स्टील डिस्ट्रक्शन फीस्ट है जो कि मेरे पिताजी से उसने सीखा है, वो सच में उसकी बहुत मदद कर रहा है। और उसको याद आता है जब पाम एम्परर ने कहा होता है कि स्टील डिस्ट्रक्शन फीस्ट, उसका लिटरली मतलब यही होता है कि तुम लोहे को भी तोड़ सकते हो। तो इसीलिए ये जो तलवारबाजी की स्किल्स होती है आयरन ब्लेड हाउस की, उसके सामने काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और सारी सिंपल जो मूवमेंट है ये हमारे हर तलवारबाजी की स्किल के साथ में एकदम मैच करती है। और उसके सिवाय जो इसका इफेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा, इसके कारण सामने जो दुश्मन होता है उसके शरीर में बहुत ही कम अमाउंट में ची को प्लांट किया जाता है।
तो अगर तुम ज्यादा बार अपने दुश्मन को मारोगे और अगर दुश्मन इसको ज्यादा बार रोकने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर की जो चीज है वो बहुत ज्यादा हिल जाएगी। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनके मुंह से खून निकले जा रहे होते और वो उनके पिताजी बोलते कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और उसको मारे जा रहे होते। एक बंदा कहता है ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग मार्शल आर्ट है, लेकिन उसके जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और ताकतवर तो है, लेकिन फिर भी उसके हमले के बीच में गैप है और चलो हम उसके दोनों साइड पर एक साथ में हमला करेंगे। और तभी वो लोग दोनों साइड पे उस पर हमला करते और उसके शरीर में तलवारें घुसा देते वो उनके पिताजी के। और तभी जिन जिन कहती हनी, और वो बीच में आकर दूसरे लोगों को वापस पीछे कर देती है और वो कहती तुम ठीक तो हो ना। और वो उनके पिताजी कहते सॉरी, और मेरे मेरे से ज्यादा तुम्हें चोट लगी हुई है, और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान हमला करता है और वुमन की मम्मी के पीठ पर एक तलवार से मारता है। और तभी वुमन की मम्मी पीछे मुड़ती है और वापस उसको एक और कोई तलवार से मारता है। तो वुमन के पिताजी वो देखते हैं और कहते क्या, और क्या वो यहाँ पर मरने वाली है, और जिन जिन अभी मरने वाली है, और नहीं क्या जिन जिन मेरे सामने ही मर जाएगी। और अचानक से उसको कुछ फ्लैशबैक याद आता है, जो कि अगर तुमने ये मानवा शुरू से देखी तो शुरू के चैप्टर में हमें बताया जाता है कि ये जो वुमन के पिताजी होते हैं ये एक गांव में जाते हैं, लेकिन उसकी पहले की सारी यादें खो चुकी होती है और वही इसको याद आ रहा होता है कि बहुत सारे लोगों को कोई मारे जा रहा होता है। और ये तब छोटे होते और बोलते हैं कि नहीं, और अभी वो एकदम जोर से चिल्लाते और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ में वो लाल कलर की चीज से पूरा जैसे आर्मर ही बन गया हो और उन लोगों की तरफ बढ़ते और एक मुक्का मारकर उनको जान से मारने लगते। और ऐसे ही वो सभी लोगों को मारे जा रहे होते और एक बंदे का तो ऐसे मारते जैसे उसका पेट ही फट जाता है बीच में से। और जिन जिन वो देखते कहते हनी, और वो उनके पिताजी अभी भी किसी बीस्ट की तरह घुर्राए जा रहे होते। और वो वहां पर जो एक बंदा होता है कहता क्या, और आखिर वो अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। और वो उनके पिताजी अभी भी घुर्राए जा रहे होते और हमला किए ही जा रहे होते और वो बस एक लात मार के किसी का भी पैर वैर तोड़ दे रहे थे और अभी भी वो घुर्राए जा रहे होते। और जिन जिन कहती हनी, और उसको मन में सोचती है कि क्या उसको लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। और तभी वो उनके पिताजी दो लोगों के गले और सिर को पकड़ लेते और एक बंदा कहता शिट ये मॉन्स्टर बास्टर्ड कहीं का। और सामने वाला बंदा कहता कि हम उसको अब ऐसे ही और नहीं छोड़ सकते और सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगा। और वो उनके पिताजी भी अभी भी घुर्रा रहे होते। जिन जिन उसको देखते हो मन में सोचते ये इंसान बहुत ताकतवर है इन सभी में। और तभी वो चिल्लाते कि ये खतरनाक है, लेकिन वो उनके पिताजी कुछ सुनते नहीं और उसकी तरफ बढ़ पड़ते। और इसी समय हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि कोई बोल रहा था कि सेकंड कजन, और मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। और ये होता बैकडुगन जो कि वुमन को बोल रहा था और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में एक पल के लिए कहीं पर चलोगे। वुमन कहता है ठीक है। और इसी के साथ में वो लोग जंगल में कहीं जा रहे होते। वुमन मन में सोचा आखिर हम लोग कितनी दूर जा रहे हैं यार, और हम लोग ऑलरेडी जंगल के बहुत अंदर तक आ चुके। वुमन बोलता है कि क्या हमें और अंदर जाने की जरूरत है, और आखिर क्या है जो तुम बोलना चाहते हो हमें जंगल में इतने अंदर तक लाने के बाद में। और तभी उसको कुछ नोटिस होता है और हम देखते हैं कि कुछ उसके ऊपर जो निंजा वाले चाकू होते हैं उस पर ऐसे हमला होता है और वुमन उनको रोक देता है अपने हाथ से। जो मारा होते वो कहते वुमन और एक कातिल। और वुमन कहता है कि हाँ और चलो समय आ गया कि हम एक चूहों को मारना शुरू करें। और इसी के साथ में वो जमीन पर एक हमला करता है और कुछ लोग कट जाते हैं उसी से। और एक बंदा पीछे आता है तो वुमन वापस तलवार घुमाकर उसको भी काट देता है। और इसी के साथ में और कुछ लुटेरे उसकी तरफ आ रहे होते और वुमन एक बंदे के पीछे वापस एक तलवार घुसेड़ देता है। और तभी मारा के ऊपर एक बंदा हमला करता है और उसको जैसे काट देता है, लेकिन वो एक मारा के आफ्टर इमेज होती है और मारा उसके पीछे पहुंच जाती है और अपने हाथ को ही उसकी पीठ में घुसा देती है। और तभी वो पीछे देखती है और भी लोग होते हैं उन सभी को ऐसे मारे जा रही होती है। एक बंदा कहता आखिर ये हमारे पीछे, और तभी वो बात पूरी करने से पहले मर जाता है। और कुछ लोग वहां से भागते बोलते कि शिट, और हम लोग इस लड़के के लिए बिल्कुल मैच नहीं और हमें भागना चाहिए। लेकिन तभी मारा कुछ चीज फेंकती है और उन दोनों के ही सिर कट जाते हैं, गले मतलब। और इसी के साथ में ये होती है वो इनविजिबल ब्लेड जो कि मारा के पास में घूमकर वापस भी आ जाती है। वो मन कहता कि मारा तुम अमेजिंग हो यार, और तुम ये इनविजिबल ब्लेड को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी ओरिजिनल टेक्निक हो। मारा कहते कि ये मेरी ही है। यूसुन कहता, वुमन कहता क्या, मारा कहती कि हाँ, और जो ये ब्लेड है ये पहले हमारे इनविजिबल असैसिन के ग्रुप की ही थी और 10 साल पहले जो सेवेज एनिग्मा है उसने ये चुरा लिया था। वुमन कहता ओह तो ऐसी बात है, और चलो कुछ भी हुआ लेकिन अभी हमारे पास में एक वो चूहों का राजा अभी भी जिंदा बचा है। मारा कहती आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वुमन एकदम से पीछे मुड़ता है और एक पेड़ के पीछे जहां पर की बैकडुगन छुपा होता है उसके अंदर एक तलवार घुसेड़ देता है और बैकडुगन के वो कंधे में तलवार लगती है और कहता रुक जाओ, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम कभी भी ये नहीं जान पाओगे तुम्हारे के पेरेंट्स कहाँ पर है। वुमन कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और क्या मेरे पेरेंट्स को कुछ हुआ है क्या। तो वो बैकडुगन के गन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें अभी हो रही होगी उनके साथ में। और वुमन मन में सोचता है कि बैकडुगन ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता था, और इसका मतलब कि इसके पीछे जो इंसान है वो जरूर हैरियोंग होगी। वुमन बोलता है कि तुमने जरूर ये रियलाइज कर लिया होगा कि मुझे तुम्हारे वो बेक हैरियोंग और जूरियोंग के करप्ट एक्शन के बारे में सारी चीजें पता चल गई है। तो बैकडुगन कहता है कि हाँ कितने समझदार हो, नहीं लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सही दिमाग में रह पाओगे जब तुम वो सब कुछ सोचोगे। और वुमन कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम सभी लोगों को मार दूंगा। और चलो जरा मुझे बताओ कि आखिर मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है।
तो बेगडू गन कहता रुको रुको, और अगर तुम इस तरह से एक्ट करोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो शांत हो जाओ। और वुमन गुस्से में बोलता तुम बास्टार्ड, और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। तो बेगडू गन कहता है क्या तुम सच में मुझे मार पाओगे? तो वुमन उसको गुस्से में देखते हुए कहता है कि क्या मैं ट्राई करके देखूं? और बेगडू गन मन में सोचता है कि ये बास्टार्ड, इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सही में मार ही डालेगा। और वो बोलता है कि ठीक है तुम कितने डराने यार, और मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ और मुझे छोड़ दो, और लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो वुमन कहता ठीक है मैं वादा कर। बेगडू गन कहता ठीक है, उनकी वो लोकेशन, और बाद में वो लोकेशन बता देता है, और हम देखते हैं कि बाद में वुमन और मारा कहीं पर भाग रहे होते हैं। बेगडू गन उनको देखते बोलता है कि हाँ, और फाइनली मैं तुमसे निपट सकता हूँ वुमन, और चलो तुम्हारी जर्नी सुरक्षित रहो अगले दुनिया तक की। और वुमन भागते हुए मन में सोच रहा था कि मदर फादर प्लीज सुरक्षित रहना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं।